काफी अर्सा जिंदगी गुजारने के बाद मरने के बाद वो दोबारा से अपनी पहली लाइफ में दोबारा से जिंदा हुआ है। हमारे हीरो का नाम चैन ली होता है। सीरीज की शुरुआत में जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हमारे चैन ली को दिखाते हैं जो कि एक पेड़ के किनारे बैठा होता है, एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठा होता है और उसके पास उसका स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। वो बड़ी आराम के साथ वहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है और साथ ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पर कुछ खिला रहा होता है। वो साइड के ऊपर देखता है तो उसे एक घोड़े के भागने की आवाज आती है, तो एक घोड़ा बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उस घोड़े के ऊपर एक लड़की होती है और वो लड़की अपने घोड़े को जरा भी आहिस्ता नहीं कर रही होती, वो शायद किसी से डर कर भाग रही होती है। चैन ली जो कि उस पेड़ के नीचे बैठा होता है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही होती है, इसी वजह से उसे पेड़ के सहारे नीचे बैठना पड़ता है। तो घोड़ा जब उसके पास से गुजरता है तो जब उस घोड़े का पाँव जब ग्राउंड के ऊपर पटाख से पड़ता है तो उसकी वजह से पानी के छींटे उड़ते हैं। वो गंदे पानी के छींटे जो होते हैं वो हमारे चैन ली के ऊपर गिर जाते हैं। चैन ली चिल्लाता है और कहता है ये क्या बकवास है, इस लड़की ने तो मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, मैं तो बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पता नहीं इस लड़की को क्या जल्दी है। कि वो लड़की भी हमारे चैन ली की तरफ पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, लेकिन वो क्योंकि जल्दी में होती है इसी वजह से वो आगे भाग जाती है। तो अब आगे उस लड़की का सीन दिखाते हैं। वो लड़की भागती हुई जब आगे जा रही होती है उसी वक्त उसके सामने एक रस्सी आती है, उसके घोड़े का पाँव रस्सी से टकराता है तो उसका घोड़ा वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो घोड़ा वहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो वो लड़की अपने घोड़े के ऊपर पाँव रखती है और जल्दी से जंप करते हुए घोड़े के ऊपर से गिरने से अपने आप को बचाती है। वो जंप करते हुए नीचे सेफली लैंड करती है, बड़ी एक्शन के साथ अपनी तलवार लेकर वहाँ पर लैंडिंग करती है। जैसे वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे असैसिन्स होते हैं, कुछ के पास उनकी तलवारें होती है और कुछ के पास उनके तीर होते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। लड़की इसके पास भी थोड़ी बहुत कल्टीवेशन की पावर होती है, तो वो अपने हाथ में ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करती है और उसके साथ उनके ऊपर अटैक करती है। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। इस लड़की के हिसाब से ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। वो अपने सामने बैठकर एक जबरदस्त अटैक करती है, जिस सब सामने की तरफ देख रही होती है कि धुआं हटने के बाद उसे क्या दिखाई देता है। उसने सभी लोगों को मार दिया जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि उसके पीछे जितने भी गुंडे लगे होते हैं उन सभी के पास स्पेशल चार्म्स होते हैं। उनके पास जो स्पेशल फॉर्मेशन चार्म्स होते हैं वो किसी भी किस्म के अटैक को जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बना हो उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सीन फिर से पीछे का दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा चैन ली बेचारा अपनी शर्ट उतारता है और अपनी शर्ट के अंदर से पानी को निकाल रहा होता है। वो उसे निचोड़कर उसके अंदर से पानी निकालता है और कहता है पता नहीं उस लड़की के साथ क्या मसला था, उसने मेरे कपड़े गीले कर दिए। वक्त पीछे से एक और बंदा अपने घोड़े के ऊपर भागता हुआ उसी तरफ आ रहा होता है। चैन ली अपनी शर्ट को छुपा लेता और कहता है अब ये क्या, अब दोबारा से वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी यहीं से गुजरेगा तो ये फिर से मेरे ऊपर पानी डालेगा। तो उस बंदे का घोड़ा जैसे ही भागता हुआ हमारे चैन ली के पास पहुंचता है उसी वक्त वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो बेचारा अंकल घोड़े के ऊपर से ड्राम करके नीचे गिरता है। तो हमारा चैन ली आगे बढ़ता है और उसको उठाते हुए कहता है अंकल क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें क्या हुआ, तुम घोड़े के ऊपर से गिर गए, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो वो अंकल उसे कहता है क्या तुमने अभी अभी यहाँ पर किसी लड़की को देखा जो घोड़े के ऊपर थी और सामने की तरफ भाग रही थी, मैं उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा था। चैन ली अपने स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़की भाग रही थी और उसके पास ये अंकल भी उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा है। नेक्स्ट सीन में फिर से फाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की फिर से भागना स्टार्ट करती है और वो सारे गुंडे उसके पीछे लगे होते हैं। भागते भागते वो लड़की बेचारी एक नदी के पास पहुंच जाती है, उसके सामने नदी होती है और उस नदी के पार जाना पड़ेगा अगर उसे उन गुंडों से बचना है। तो सभी गुंडे उसके पीछे पहुंच जाते हैं और कहते हैं वो हमारे सामने है, चलो जल्दी से उसके पास पहुंच जाओ। तो उस लड़की से भी कह रहे होते हैं कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम कहाँ तक भाग कर जाओगी। जल्दी से पानी के अंदर जंप लगा देती है। उसे लगता है कि वो तैर कर पानी के दूसरी तरफ चली जाएगी, जबकि वो गुंडे उसी वक्त अपने पास एक बड़ी सी तीर कमान निकालते हैं और उसके अंदर एक बड़ा सा तीर लोड करते हैं। दो लोग आगे उस तीर कमान को पकड़कर खड़े होते हैं, जबकि एक उस तीर को पीछे की तरफ लोड करके खींचता है। तो उनका जो लीडर होता है उनसे कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, इस लड़की को यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। अपने एरो को छोड़ते हैं तो वो एरो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पानी को भी सेंटर से चीरता हुआ बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो तीर जैसे उस लड़की के करीब पहुंचता है उसी वक्त उस तीर के सामने से पानी निकलता है, पानी ऊपर की तरफ उड़ता है और उस पानी के साथ एक बवंडर बनता है और तीर वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस पानी के साथ एक बड़ा सा बवंडर बनता है। लड़की जल्दी से पीछे की तरफ देखती है क्या है यहाँ पर कौन इस पावर को यूज कर रहा है। तो वो पीछे की तरफ देखती है तो उसका वो अंकल कश्ती के ऊपर बैठा होता है, साथ ही हमारा चैन ली उस कश्ती के ऊपर खड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है। वहाँ चैन ली जहाँ पर हीरो बनकर इस लड़की को बचाने के लिए आया है तो वो लड़की बड़ी स्पीड से भागती हुई उस तरफ आगे बढ़ती है, क्योंकि वो अंकल उसे कह रहा होता है लड़की चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और इसे लड़की नहीं बल्कि यंग मिस कह रहा होता है कि यंग मिस जल्दी से इस तरफ आ जाओ। वो सभी गुंडे कहते हैं इस लड़की को भागने नहीं दिया जा सकता। वो सभी लोग अपने एरोस को रेडी करते हैं और कहते हैं इसको भागने मत देना, जल्दी से उन सभी लोगों को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना। हमारा चैन ली अपने हाथ को सामने करता है और थंडर को यूज करते हुए कहता है इनको क्या लगता है कि ये लोग हमें मार सकते हैं। अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब उन लड़कों के ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी चार्म को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो चार्म स्पेशल होते हैं। देखकर चैन ली कहता है इनके पास तो एक हाईएस्ट ग्रेड का तलिस्मन है जो कि लाइटनिंग को, इसका मतलब यह है कि एक लो लेवल का लाइटनिंग अटैक इनके खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लड़की उसे कहती है सभी असैसिन बहुत ही हाई ग्रेड के तलिस्मन्स को यूज कर रहे हैं और इनके पास ऐसे तलिस्मन्स हैं जिनकी मदद से ये तुम्हारी लाइटनिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, तुम्हारी इतनी सी लाइटनिंग के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पर हीरो बनकर मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जल्दी से यहाँ पर भागना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर मारे जाओ। चैन ली उसे कहता है अभी जरा रुको तो सही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो कि यहाँ से डर कर भाग जाए? मैं डर कर भागने की बजाय यहाँ पर मरना पसंद करूंगा, वो भी लड़कर। तो इसी के साथ ही हमारी चैन ली की बॉडी के ऊपर स्पेशल साइंस चमकते हैं, लाइनें चमकती हैं तो उसकी थंडर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चैन ली वहीं पर खड़े खड़े जब थंडर को एक्टिवेट करती
गिरता है तो आसमान के ऊपर से बहुत ही पावरफुल ठंडर नीचे की तरफ गिरती है। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर ग्राउंड के नीचे एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है और उस नदी का सारा पानी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। तो ये देखने के बाद वो यंग मिस बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जबकि हमारा चैनली सोच रहा होता है ये असैसिन्स वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास जो हाईएस्ट ग्रेड के तलिस्मन थे वो भी लाइटनिंग को ब्लॉक कर सकते थे। रीइंकार्नेट होने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लाइटनिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इतने पावरफुल मूव को यूज कर पाया हूँ। हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाते। हमारा चैनली उस बुढ़े आदमी से कहता था अंकल इस बोट को सीधा सामने की तरफ जाने दो, आगे जाने के बाद वहाँ पर एक केव आएगी, हमें उस केव के अंदर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, हम लोग वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है ठीक है। तो वो लोग उस कश्ती को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे जाकर उन्हें केव मिलती है तो ये लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। चैनली आग के सामने बैठा होता है। वो अंकल उस लड़की के कपड़े उस आग के सामने सुखा रहा होता है। देर के बाद जब उसके कपड़े सूख जाते हैं तो उसे कहता है यंग मिस तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, चलो इनको पहन लो। तो वो पहनकर वहाँ से बाहर निकलती है। हमारा चैनली उस लड़की की तरफ देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जबकि वो लड़की उसे कहती है मेरा हीरो मेरा नाम लीजू है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। लिंजू से कहता है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, और वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? तुम बुरा न मनाओ तो तुम मुझे ये बात बता सकती हो। पहले उसे बताने लगती है लेकिन आगे रुक जाती है। हमारा चैनली कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारे काम से क्या मतलब, तुम यहाँ पर जो भी हो जिस भी वजह से उन लोगों से बचकर भाग रही थी मुझे इससे क्या मकसद मतलब हो सकता है। तो लीजू उसके पास ही बैठ जाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ ये कोई बड़े सीक्रेट की बात नहीं है। वो सभी लोग डीमन सेक्टर के नेक्रोमैंसर थे और सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लगता है हमारी फैमिली के पास एक स्पेशल ट्रेजर है, वो फैमिली का स्पेशल ट्रेजर इस वक्त मेरे पास है। उन्हें ऐसा लगता है इसी वजह से वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं ताकि मुझे मारकर उस फैमिली के स्पेशल ट्रेजर को ले सके। हमारे चैनली को डीमन सेक्टर का नाम सुनते ही एक झटका लगता है। हमारा चैनली कहता है यहाँ पर फिर से डीमन सेक्टर का नाम आया, शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी पिछली लाइफ में डीमन सेक्टर के लोगों के साथ इसका कोई पंगा रहा हो। हमारा चैनली उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली का कौन सा स्पेशल ट्रेजर है, कौन सा स्पेशल ट्रेजर है कि डीमन सेक्टर के लोग उस ट्रेजर को लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। डीमन सेक्टर के लोग किसी आम से ट्रेजर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो लीजू जैसी उसे यहाँ पर बताने लगती है कि वो स्पेशल ट्रेजर क्या था तो वो अंकल आगे से खांसते उसे कहता है मिस मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बात बतानी चाहिए। वो आगे बढ़ता और कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, वो हमारी फैमिली का स्पेशल ट्रेजर है, वो हमारी फैमिली का हेirloom है और तुम्हें पता है कि फैमिली के स्पेशल ट्रेजर को किसी को भी नहीं बताया जाता, ये एक सीक्रेट की बात और हम लोग तुम्हें नहीं बता सकते। प्लीज दोबारा तुमसे माफी मांगता हूँ कि इसको बुरा मत मानना। चैनली उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं कौन सा कोई लुटेरा हूँ जो तुम्हारे पास से उस स्पेशल ट्रेजर को चोरी कर लूंगा। वहीं पर उन्हें रात हो जाती है। रात के वक्त हमारा चैनली वहीं पर सोया होता है। चैनली जब सो जाता है तो यंग मिस और अंकल दोनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। यंग मिस से कहती है फैंगबो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से वापस घर चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अंकल उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें अकेले छोड़कर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लीजी उसे कहती है ये मेरा एक ऑर्डर है, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है। लड़का जहाँ पर भी जाएगा मैं इसके साथ जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी रक्षा कर सकता है। कि हमारे बेचारे चैनली को तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि वो तो वहाँ पर मजे के साथ सो रहा होता है और उसके ऊपर अब यहाँ पर एक और बड़ी जिम्मेदारी पड़ चुकी है कि इस लड़की की भी हिफाजत करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का कि वो लड़की जिसका नाम लीजू होता है वो अपने बटलर चैनबो से कहती है तुम्हें वापस जाना होगा जबकि मैं जहाँ पर रहने वाली हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी और इस लड़के के साथ जहाँ पर जो जाएगा मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी। ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे सुरक्षित रख सकता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनली को दिखाते हैं कि चैनली एक सेक्टर के बाहर पहुंचता है, उसके पास एक इन्विटेशन लेटर होता है, इस सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए होता है। उसने यहाँ पर पहले भी एग्जाम दिए होते हैं और यहाँ पर आज वो फाइनल एग्जाम देने के लिए आया होता है। वो बाहर पकड़े लड़के को कहता है यहाँ पर अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए आया हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन ट्रायल के तीसरे राउंड के लिए आया हूँ क्योंकि मैं पहले 2 राउंड को पार कर चुका हूँ। तो वो लड़का उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है मेरे पीछे आओ। तो वो लड़का उसे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है कि हमारी लीजू वहीं पर पत्थर के पीछे छुप कर उसे देख रही होती है और कहती है अब मुझे समझ आई कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, इसने वहाँ पर इतना पावरफुल अटैक कैसे किया था। तो ये परफाउंड ह्यूमन सेक्टर का एक स्टूडेंट है। परफाउंड ह्यूमन सेक्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है, इसके डिसाइपल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा चैनली और बाकी के सभी बच्चे जो कि इस थर्ड कंपटीशन के ट्रायल के लिए आए होते हैं वो सभी लोग मेन हॉल में जाकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर मेन ग्राउंड में जहाँ पर ये सभी इकट्ठे होते हैं, इनका टेस्ट होने वाला है। चैनली वहाँ पर आराम से खड़ा होता है, उसी वक्त पीछे से एक लड़की निकलती है जिसका नाम नी किंग रैन होता है। तो वो दूर से उसे कहती है चैनली तो फाइनली तुम यहाँ पर आएगे, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। वो उसे कहती है फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं तुम्हारे बारे में यही सोच रही थी, मुझे तो लगा था कि अब तुम यहाँ पर नहीं आओगे इस एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हें पता है ना कि डीमन सेक्टर के लोग इस वक्त हम दोनों की फैमिलीज को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अगर हमें ढूंढ लेते हैं तो हमें मार डालेंगे। इसी वजह से हम दोनों ने यहाँ पर फैसला किया था हम
दोनों जहाँ पर आएंगे इस प्रोफाउंड ह्यूमन सेक्टर में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि सिलेक्शन टेस्ट को पास करके हम लोग इसका हिस्सा बन जाएं। हमारी फैमिलीज जहाँ पर रेफ्यूजी ले सके, हमारी फैमिलीज इस वक्त जहाँ पर है ताकि वो डीमन सेक्टर से बच सके। तुम्हारा चैनली अपने स्पिरिचुअल पेट को उसके सामने करते हुए कहता है, जरा आराम से, तुम मेरे पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो अपने स्पिरिचुअल पेट को लेने के लिए किया था, मैं इस पार्टनर को पीछे कैसे छोड़ सकता था? बढ़ती और इसके साथ लाड करते हुए कहती है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा है। चैनली उसे कहता है, पता है ना कि पहले के दोनों टेस्ट बहुत ज्यादा आसान थे, अब ये तीसरा जो टेस्ट था, इस तीसरे टेस्ट में मास्टर ने हमें एक स्पेशल स्किल सिखाया था। उस स्पेशल तलवारबाजी के स्किल को हमें 3 दिन के अंदर मास्टर करना था और उसके बाद अब जहाँ पर वो टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ उसी स्वर्ड स्किल को यूज कर सकते हैं, उस टेस्ट को पास कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उस स्वर्ड स्किल को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा आसान टेस्ट है। यहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि इस अकेडमी में इनके लिए विलन का रोल अदा करेगा, उसका नाम डोंग शू लियांग होता है। ये लड़का यहाँ पर इस सेक्टर के एल्डर होते हैं जिसका नाम एल्डर डोंग होता है, ये उसका ग्रैंडसन होता है, इसी वजह से ये कुछ ज्यादा एरोगेंट होता है। बातें सुनने के बाद कहता है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चलाना आता है, वो लोग यहाँ पर बातें तो कर सकते हैं लेकिन कभी भी टेस्ट को पास नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मास्टर ने हमें जो स्पेशल टेक्निक दी थी, फैंटम स्वर्ड आर्ट, वो एक बहुत ही कमजोर सी स्वर्ड टेक्निक है और उसको मास्टर करने के लिए इन्हें प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल का स्किल है और उसको मास्टर करने के लिए मुझे भी यहाँ पर पूरे 2 दिन और एक आधा दिन लगा था, यानी 2.5 दिन लगे थे उसको मास्टर करने के लिए, और इसे लगता है कि ये उसको बिना प्रैक्टिस के मास्टर कर सकता है। किंग रैन उसे कहती है, तुम तो हमारे लिए कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो, जिसे लगता है कि वही कुआं एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन असल में उसने बड़ी दुनिया देखी कहाँ है। लगता है कि तुमने 2.5 दिन में उसको मास्टर किया तो कोई उसको जल्दी मास्टर नहीं कर सकता, जबकि हमारे चैनली ने तो इस स्किल को सिर्फ और सिर्फ आधे दिन में मास्टर कर लिया था। सुनते ही डोंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे ज्यादा फास्ट कैसे हो सकते हो? मैं एल्डर डोंग का ग्रैंडसन हूं और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा बड़ा जीनियस हूँ। हमारे चैनली उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा फास्ट हो, तुम मुझसे ज्यादा बड़े जीनियस हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठ करें, देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पर आता है। उसे कहता है, यहाँ पर मैं जीनियस और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस टेस्ट को पास करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर बैठ कर लेते हैं, जो भी इस टेस्ट को फर्स्ट रैंक के पर पास नहीं करेगा वो दूसरे के सामने अपने घुटने टेकर उसे अपना ग्रैंडपा बोलेगा। उसी वक्त वहाँ पर एक एल्डर आते हैं जिनका नाम एल्डर जियांग होता है। तो एल्डर जियांग वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने इस टेस्ट के कंटेंट्स को बताने वाला हूँ कि ये टेस्ट किस तरह होने वाला है। एल्डर जियांग उन सभी के सामने रूल्स बताने वाले हैं। वो उनसे कहते हैं, तो तुम लोग इस टेस्ट को पास करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए उस ऊपर वाली माउंटेन के वो टेंपल तक पहुंचना होगा, लेकिन इसके रास्ते में बहुत सारी रेप फॉर्मेशन है। रेप फॉर्मेशन की मदद से वहाँ पर लकड़ी के पुतलों के जान डाली गई है जिनके हाथ में उनकी तलवारें होंगी। तुम्हें उन सभी लकड़ी के पुतलों को हराते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर टेंपल तक पहुंचना है। तुम्हें यहाँ पर चाहे कोई भी मेथड यूज करना पड़े तुम वो मेथड यूज कर सकते हो, और इन सभी लकड़ी के पुतलों को हराते हुए जो भी सबसे पहले ऊपर आएगा वही रैंक फर्स्ट के ऊपर आएगा, जो वहाँ पर टेस्ट को पास कर पाएगा वही हमारा इनर सेक्टर इनर डिसिपल बन पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर गाइडेंस देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 दिन पहले तुम लोगों को जो स्पेशल स्वर्ड आर्ट दी थी, फैंटम स्वर्ड आर्ट, वही स्वर्ड आर्ट जहाँ पर तुम लोग यूज करोगे तो तुम लोग जल्दी से इस टेस्ट को पास कर पाओगे। तो इस टेस्ट को पास करने का राज उसी स्वर्ड स्किल के अंदर छुपा हुआ है। टेस्ट के स्टार्ट होने के बाद किंग रैंक हमारे चैनली से कहती है, अब जबकि टेस्ट स्टार्ट होने वाला और तुमने यहाँ पर उस लड़के को चैलेंज भी कर दिया है तो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी पावर्स के ऊपर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे, कि तुम वहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाओगे। चैनली उसे कहता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मुझे लगता है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद मुझे यहाँ पर इसी उम्र में एक पोता मिलने वाला है। इसी के साथ ही वाइल्ड लोगों से कहते हैं, चलो ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़े होते हैं तो वो सामने जो पुतले होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो उनमें से कुछ को तो वहाँ पर वो मार भी देते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में आप लोग ऊपर पहुंचोगे या फिर इन पुतलों के हाथों से आप मारे जाओगे। हमारा चैनली भी आगे होता है, चैनली सबसे आगे होता है और वो पुतले उसके ऊपर अटैक आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा चैनली उनके अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। किंग रैन को भी दिखाते हैं। किंग रैन कहती है ये मेल जैसी लेडी को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, इन्हें क्या लगता है कि ये लकड़ी के पुतले मुझे हरा पाएंगे। इसी के साथ ही हमारी किंग रैन बताती है कि जब मास्टर ने 3 दिन पहले वो स्वर्ड स्किल इनको दिया था उस वक्त चैनली ने उसकी मदद की थी। उसने उसे बताया था कि इस फैंटम स्वर्ड आर्ट को कैसे उसे मास्टर करना है। चैनली की मदद से वो इस स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर पाई है और ये आसानी से अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सामने मौजूद पुतलों को टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये सभी बच्चे आगे की तरफ बढ़े होते हैं। अभी तक ये नहीं पता होता कि कौन इस टेस्ट को फर्स्ट रैंक के ऊपर पास करने वाला है। इसी में ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जियांग और उनके साथ उनके 2 डिसाइपल होते हैं, वो लोग ऊपर खड़े देख रहे होते हैं। एक डिसाइपल उनसे कहता है, एल्डर जियांग आपको क्या लगता है कि इस बार कौन इस टेस्ट को पास करने वाला है? आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा बच्चा इस बार ज्यादा बेहतर करेगा? एल्डर जियांग उनसे कहते हैं, मैंने सुना है कि एल्डर जियांग का भतीजा जिसका नाम डोंग शू लियांग है वो भी इस बार के टेस्ट में हिस्सा ले रहा है। मैं उसको पैदाइश से जानता हूँ, जब से वो एक छोटा सा बच्चा था वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। काफी ज्यादा टैलेंटेड तो है, वो एक जीनियस भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। लगता है कि अपनी एरोगेंस की वजह से उसके नंबर कटने वाले हैं, बाकी उसमें सब कुछ परफेक्ट है। स्टूडेंट उनसे कहता है, तो मास्टर मुझे लगता है कि आपके मुताबिक यहाँ पर डोंग शू लियांग की फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आने वाला है वो सबसे बेहतर है। जियांग उनसे कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। हो सकता है कि इन बच्चों में से कोई और बच्चा ऐसा हो जो कि उससे भी आगे निकल जाए, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है, हमने इन सभी के स्किल्स नहीं देखे। और वैसे भी हमें शू लियांग जैसा एक मीडियोकर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहीं पर शू लियांग की तरफ भी दिखाते हैं। शू लियांग भी वहाँ पर उन सभी पुतलों के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसी वक्त एल्डर जियांग को महसूस होता है जैसे कोई माउंटेन को सीढ़ियों को पार करते हुए माउंटेन के ऊपर पहुंच चुका है। वो कहते हैं कि किसी ने रे फॉर्मेशन को क्रॉस कर लिया है, चलो जल्दी से चल
निकाल के देखते हैं कौन रैंक फर्स्ट के ऊपर आया। तो वो सभी लोग जल्दी से उठते हुए इस माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। तो ये सभी लोग इस माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं। तो वहाँ पर हमारा चैनली सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रेंड्स कहते हैं मास्टर आपको क्या लगता है कि ये डोंग शूलियांग है? लेकिन ये डोंग शूलियांग तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये तो कोई और लड़का है। चैनली वहाँ पर आने के बाद मास्टर जियांग को बताता है कि वो कौन है। वो उन्हें बताता है कि वो किंग यांग टाउन से आया, उसका नाम चैनली है और वो चैन क्लैन का एक लड़का है। तो एल्डर जियांग हमारे चैनली की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में एक मार्शल आर्ट्स की प्रोडिजी लगता है। बिना थके बिना रुके ये लड़का सबसे पहले ऊपर पहुंच आया है। इसकी हालत तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। तो उन्हें पीछे से आवाज आती है। शूलियांग भी वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन शूलियांग की आगे आगे हमारी किंग रैन होती है। रैन सेकंड नंबर पर आती है और उसके बाद चैनली होता है, वो तीसरे नंबर पर आता है और बहुत ही बुरी हालत में ऊपर चढ़ता है। जैसे ही वो बेचारा ऊपर चढ़कर उन दोनों की तरफ देखता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों ही लड़का लड़की मुझसे पहले जहाँ पर कैसे पहुंचा है? वो भागता हुआ एल्डर जियांग के पास जाता है और कहता है एल्डर जियांग ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हैं? लगता है कि इन दोनों ने यहाँ पर पहुंचने तक कोई ना कोई चीटिंग की है, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर इनको दोबारा चेक करें। किंग रैन उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तुम्हारे सामने सामने तुम्हारे आगे जा रहे थे, हम लोग सभी पुतलों को हराते हुए जहाँ तक पहुंचे, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम एक लूजर हो। एल्डर जियांग भी गुस्से के साथ डोंग शूलियांग की तरफ देखती है और उसे कहती है क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत जजमेंट किया है? तो वो कहता है नहीं नहीं एल्डर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। फिर साथ ही वो गुस्सा हो जाता है, साथ ही उदास भी होता है, कहता है कैसे हो सकता है, मैं इन दोनों की वजह से कैसे हार सकता हूँ? जबकि एल्डर जियांग उसे कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने यहाँ पर मेरे सामने कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। किंग रैन उसे कहती है शूलियांग क्या तुम कुछ भूल रहे हो? तुम्हें नहीं जाता कि तुम्हें जहाँ पर एक बेट लगाई थी कि मेरा चैनली वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा लंबी उम्र जी थी। अगर मेरी पिछली जिंदगी को देखा जाए तो इस तरह के मेरे बहुत सारे ग्रैंडसन होने चाहिए थे, लेकिन ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही डम है। शूलियांग वहाँ पर उसे अपना ग्रैंडपा कहने के बजाय वहाँ से भाग जाता और कहता है ये भी खत्म नहीं हुआ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो वहाँ पर हंसना जियांग जंग मास्टर डोंग को वहाँ पर बेइज्जत करके भेज देती है, जबकि वो खुद भी वहाँ पर से चला जाता है और अपनी शर्त को पूरा नहीं करता, यानी कि चैनली को अपना ग्रैंडपा नहीं बोलता। उसके बाद वहाँ पर से सीन खत्म होने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत में चैनली अपने मदर फादर और अपनी बहन के पास जाता है उनसे मिलने के लिए। तो उनको भी वो यहीं पर इसी सेक्टर में लेकर आया होता है, क्योंकि ये लोग डीमन सेक्टर के लोगों से बचकर भाग रहे हैं, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसकी और कियान रैन की फैमिली वो दोनों यहाँ पर आकर इसी सेक्टर में आकर बना ले रही है ताकि यहाँ पर आकर वो लोग इनको पकड़ ना सके। इसकी मदर और फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि उसने यहाँ पर झांटियान सेक्टर के टेस्ट को पास कर लिया, वो झांटियान सेक्टर का एक किंडर डिसाइपल बन चुका है। तो उसके फादर उसे कहते हैं चैनली अब जबकि तुमने यहाँ पर झांटियान सेक्टर को ज्वाइन कर लिया तो मुझे ये बताओ कि मोलिंग सेक्टर का क्या होगा, उनके बारे में क्या सोचा है? चैनली अपनी मदर और फादर दोनों को चेयर के ऊपर बिठा देता और कहता है आप लोगों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, झांटियान सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है और हम लोगों ने यहाँ पर शेल्टर लिया है, इसका मतलब यह है कि मोलिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। मुझे और कियान रैन हम दोनों को यहाँ पर टच भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग झांटियान सेक्टर के इनर डिसाइपल्स बन चुके हैं और आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाई फैमिली और हमारी ली फैमिली ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। फिर साथ ही वो अपने पास से कुछ बुक्स निकालता और कहता है ये मेरे पास कुछ स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक्स है, इन मैनुअल्स के ऊपर मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी ट्रेनिंग्स लिखी हुई है। ट्रेनिंग्स को अगर आप लोग मास्टर कर लेते हैं तो आप लोग खतरे से अपने आप को बचा पाएंगे, छोटे मोटे खतरों से निपट पाएंगे। तो उसके फादर मदर उसे कहते हैं तुम्हारे पास ये स्पेशल टेक्निक्स कहाँ से आई है, ये मैनुअल तुम कहाँ से लेकर आए हो? तो वो उनसे कहता है ये बस मैं ये समझ ले कि मैं काफी ज्यादा लकी था, झांटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद मास्टर ने मुझे काफी सारी बुक्स दी है, तो उन बुक्स में से कुछ मैं आपको देकर जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल साफ और क्लीन है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं है, मैं इनको चोरी करके नहीं लाया। तो फादर और साथ ही उसकी सिस्टर वो तीनों ही अपनी अपनी बुक को पकड़ते हैं और उसको रीड करना स्टार्ट कर देती है। चैनली वहाँ पर सोच रहा होता है पिछली लाइफ में मैं थंडर किंग हुआ करता था, यानी कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल था और मेरी थंडर एबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग मुझे थंडर किंग कहा करते थे। इसी वजह से यहाँ पर मैं थोड़ी सी कलेक्शन को तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ, यानी कि ये सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स ये मेरी पिछली लाइफ से मेरे पास है। चैनली अपनी फादर मदर और सिस्टर से कहता है फादर मदर सिस्टर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी किसी भी सेक्टर के लोगों को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। यहीं पर हमें ये बात भी बताता है कि आखिर वो इन सभी लोगों को इतनी शिद्दत के साथ प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वो कहता है पिछली लाइफ में जब वो अपने घर वापस आया था तब तक उसकी फैमिली मर चुकी थी, यानी कि उसकी मदर फादर और सिस्टर वो सभी लोग मर चुके थे। यहाँ पर जो लोग थे वो सभी लोग उसको मारने के लिए वहाँ पर रेडी थे। सब कुछ मोलिंग सेक्टर के लोगों ने किया है। चैनली कहता है मैं मोलिंग सेक्टर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चैनली अपनी मदर और फादर से मिलने के बाद वहाँ से वापस के अपने सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। तो उसके साथ कियान रैन होती है। कियान रैन उसे कहती है मुझे तो लगा था कि झांटियान सेक्टर को ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो ये बहुत ज्यादा आसान था। हम लोग तो बड़ी आसानी के साथ इस सेक्टर में एंटर हो गए हैं और डिसाइपल्स बन गए हैं। कि हमारा चैनली उसकी बात सुनने के बाद खासना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे इशारा कर रहा होता है कि उसकी भी तारीफ करो। तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है हाँ मुझे पता है सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुमने मुझे उन सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने
मदद की थी, मदद से मैं स्ट्रेस को पास कर पाई। उसी वक्त चैनली को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है और उसके ऊपर अटैक होता है। चैनली जल्दी से अपनी गर्दन को साइड के ऊपर करता है और उसके ऊपर जो शोरिकन फेंका गया होता है वो उससे अपने आप को बचा लेता है। जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कौन है यहाँ पर। कियान रैन उसे कहती है क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई है। तो वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं तो उनके पीछे यंग मास्टर डॉन्ग होता है। डॉन्ग शूलियांग अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आया होता है, जबकि उनके साथ चैन फैमिली का एक एल्डर भी होता है जिसका नाम चैन ज़ुकुन होता है। और चैनली उसे देखकर कहता है ये तो चैन ज़ुकुन है। कियान रैन कहती है ये सभी कमीने एक साथ मिल चुके हैं और जहाँ पर ये हमें पकड़ने के लिए आए हैं। चैनली उसे कहता है ये जरा भी मुश्किल नहीं है, इसने हमारे दुश्मन को ढूंढा और दुश्मन को अपने साथ मिलाकर अपनी पावर्स को बढ़ा लिया, क्योंकि हमारे दुश्मन एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो चैन ज़ुकुन आगे बढ़ता है, चैनली से कहता है चैनली तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो, तुमने हर बार मेरे प्लान को फेल किया है। हर बार जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूँ तुम मेरे प्लान को फेल कर देते हो और मुझे सेक्टर पैट्रियट नहीं बनने देते। अपने हाथ के ऊपर अपनी लाइटनिंग को रिलीज करता है और उससे कहता है चैन ज़ुकुन तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। तुम भूल रहे हो कि चैन फैमिली का रियल मास्टर कौन है। चैन फैमिली का रियल मास्टर मेरे फादर है और तुम्हें यहाँ पर कोई भी हक हासिल नहीं है कि तुम मेरे फादर की जगह ले सको। तुम एक गद्दार इंसान हो, तुमने मोलिंग सेक्टर के साथ मिलकर मेरे फादर को गद्दी के ऊपर से हटाने की कोशिश की ताकि तुम हमारे चैन फैमिली के नए लीडर बन जाओ। वजह से तुम्हें फैमिली से निकाल दिया गया और अब तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगा। तुमने डोंग शूलियांग के साथ मिलकर ये बात साबित कर दी कि तुम मेरे दुश्मन हो। और साथ ही वो डोंग शूलियांग से कहता है डोंग शूलियांग अब मुझे ये बताओ कि तुम शर्त को कब पूरा करोगे, तुम मुझे अपना ग्रैंडपा कब बोलने वाले हो। डोंग शूलियांग इस बात से गुस्सा आता है, अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारें लेकर हमारे चैनली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग चैनली के करीब पहुंचते हैं। हमारा चैनली वहीं पर बड़ी एक्शन के साथ अपनी लाइटनिंग थंडर को रिलीज करता है तो एक जबरदस्त अटैक होता है जिसकी वजह से उनमें से काफी सारे जख्मियों का पीछे गिर जाते हैं। चैनली उनसे कहता है चैन ज़ुकुन तुम्हें लगता है कि बस तुम बस यहाँ पर इतना ही कर सकते हो, हालांकि अब तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन यानी कि तुम मेरे पोते के साथ भी यहाँ पर मिल चुके हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। के साथ ही वो दोनों सेम टाइम पर एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चैन ज़ुकुन ऊपर वाली साइड से अपनी पाम को यूज कर रहा होता है, जबकि नीचे वाली साइड से डोंग अपने भाले के साथ हमारे चैनली के ऊपर अटैक करता है। दोनों की अटैक हमारे चैनली की बॉडी के साथ हिट होती है, लेकिन चैनली वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। तो हमारा चैनली वहाँ पर एक मिराज टेक्निक को यूज करता है जिससे अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है। उसकी बहुत सारी आफ्टर इमेजेस होती है जो जिन दोनों को आसपास घेर लिया होता है, आसपास से घेरा होता है। तो वो लोग कहते हैं आए ये कौन सा स्किल है, इसने इतना एडवांस स्किल कैसे मास्टर कर लिया और ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से असली वाला कौन है। वो दोनों अपनी अपनी साइडों के ऊपर देख रहे होते हैं, वहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दोनों में से असली वाला कौन सा है। हमारा चैनली वहाँ पर पीछे से निकलता है और उनसे कहता है तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम लोग मेरी मिराज टेक्निक को इतनी आसानी से टैकल कर पाओगे। और साथ ही वो अपनी पाम में अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हुए दोनों की पीठ के ऊपर पंच मारता है, दोनों की पीठ के ऊपर पाम मारता है, जिससे वो दोनों जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। कियान रैन भी आगे बढ़ती है और हमारे चैनली से कहती है तुमने यहाँ पर तो मुझे फाइट करने का मौका ही नहीं दिया, तुमने मुझे चांस ही नहीं दिया, तुम अकेले यहाँ पर इनसे फाइट कर रहे हो। शूलियांग से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। तुम्हारा चैनली जाकर उसकी कमर के ऊपर अपना पाँव मारता है और उसे कहता है तो मेरे पोते आप मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर गिव अप करने वाले हो या नहीं। तो उसे कहता है हाँ मैं ठीक है मैं गिव अप करता हूँ। चैनली आगे बढ़ता है, उसको बालों से पकड़ता है और उससे कहता है चलो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पर उस शर्ट को पूरा करना होगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रैन उसे कहती है प्लीज बच्चों तुम्हारे पर अटैक हुआ है। तो चैनली जल्दी से पीछे की तरफ गिरता है क्योंकि उसके ऊपर काफी सारी नीडल्स के साथ अटैक होता है। वो नीडल स्टॉर्म स्पेशल अटैक होता है, जब उसके ऊपर नीडल से अटैक होता है तो नीडल्स की बॉडी के अंदर दस जाती है और पीछे की तरफ गिरकर जख्मी हो जाता है। तो कियान रैन भागती हुई उसके पास आती है और उसे सहारा देते हुए कहती है चैनली क्या तुम ठीक हो। तो चैनली उसे कहता है कि मैं वहाँ पर कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था, उसे मौका मिल गया मेरे पर अटैक करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। डोंग शूलियांग से कहता है यहाँ पर सभी लोगों के सामने मैंने ह्यूमिलिएट किया तो तुम्हें यहाँ पर यही सजा मिलनी चाहिए थी, तुम डिजर्व करते हो, अभी सारी नीडल्स के साथ तुम यहीं पर मरने वाले हो। कियान रैन उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, इस चीज यहाँ पर इतनी जल्दी से तो नहीं मार सकता। आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बाद तुम्हारी बारी आने वाली है, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा और उसके बाद तुम्हें मारूंगा। जबकि हमारा चैनली उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन नीडल्स के साथ मुझे यहाँ पर जख्मी कर सकते हो, क्या तुम्हें पता है कि जो नीडल्स होती है ये लाइटनिंग की बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। रैन उसे कहती है इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा चैनली अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जब रिलीज करता है क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसी के साथ ही वो सारे नीडल्स उसकी बॉडी के अंदर से अपने आप बाहर निकल जाती है। नीडल्स को अपनी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंट्रोल कर रहा होता है और उनके साथ कंट्रोल करते हुए उसे वापस उस डोंग की तरफ फेंक देता है। डोंग शूलियांग की बॉडी के साथ जाकर टकराती है तो डोंग शूलियांग काफी जख्मी होता है, वो नीडल्स की बॉडी के अंदर धंस जाती है और पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि हमारा चैनली कियान रैन की आंखों पे हाथ रखता है और उसे कहता है ये वाला नजारा बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला है, प्लीज तुम इसको मत देखो, क्योंकि नीडल्स जब डोंग शूलियांग की बॉडी के अंदर धंसती है तो उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो जैसे ही वो उठता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी नजर आती है, हवा में वहाँ पर एनर्जी के साथ उड़ रहा होता है। उसी वक्त एल्डर डोंग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कौन है जिसने मेरे पोते को जख्मी किया है। तो वो जल्दी से जंप करते हुए अपने पोते को कैच करते हैं, ग्राउंड के ऊपर लैंड करते हैं, जबकि उनका पोता वहाँ पर ग्रैंडपा कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। ग्रैंडपा इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं उनको यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत मौत होने
होने वाली है। कियान मैन उसे कहती है छोटा बच्चा तो बहुत ज्यादा कमजोर था, ये यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता था, इसी वजह से इसने यहाँ पर अपने बाप को, अपने दादा को बुला लिया है ताकि वो यहाँ पर इसकी जगह पर फाइट कर सके। जबकि हमारा चैन ली उसे कहता है एल्डर डोंग ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे पोते के ऊपर अटैक किया, मैंने इसे जख्मी किया, इस सब का हमारी कियान लैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको सजा मत देना। कियान लैन उसे कहती है ऐसा मत करो प्लीज। चैन ली आगे बढ़ता है और उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है एल्डर डोंग आपके ग्रैंडसन ने यहाँ पर हमें मारने की कोशिश की, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया हुआ था, इसी वजह से मुझे अपने डिफेंस में ये सब कुछ करना पड़ा। तो एल्डर डोंग उसकी बात को सुनने के बाद भी इग्नोर करते हुए कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन तुमने इसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मेरा पोता तुम्हें मार भी डालता, इस बात से फर्क नहीं पड़ना था। इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं अब तुम मरने वाले हो। तो अपनी पावर्स के साथ एनर्जी से बने हुए कुछ बाले बनाते हैं और उनके साथ हमारे चैनली के ऊपर अटैक करते हैं। हमारा चैनली अपने हाथ में अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा थंडर बॉल बनाता है, उसके साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर डोंग क्योंकि एल्डर होते हैं इसी वजह से उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा चैनली जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। कियान इस बात से काफी घबरा जाती है और उसके बाद एल्डर डोंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से एक स्पीयर बनाते हैं और इस स्पीयर के साथ वो इस बार कियान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो उसे कहते हैं अब तुम भी यहाँ पर मरने वाली हो। जैसे वो अटैक को रिलीज करते हैं उसी वक्त एल्डर जियांग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं बस यहीं पर रुक जाओ। तो एल्डर जियांग उसे कहती है अगर इन दोनों ने यहाँ पर कोई गलती किया तो इन दोनों को सजा दो, लेकिन तुम यहाँ पर इन दोनों को मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते, तुम माउंट जानवू के हेड हो, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम जूनियर डिसाइपल्स को नहीं मार सकते। एल्डर डोंग उनसे कहते हैं इन दोनों कमीनों ने यहाँ पर मिलकर मेरे ग्रैंडसन की बहुत ही बुरी हालत की है, लोग यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को मारने वाले, तो अब यहाँ पर मैं इन दोनों की जान लेकर अपने ग्रैंडसन की बुरी हालत का बदला लेने वाला हूँ। चैनली भी उठकर खड़ा हो जाता है। कियान मैन उसे सहारा दे रही होती है, वो उसे कहती है मास्टर डोंग शूलियांग मुझसे बहुत ज्यादा जेलस है क्योंकि ट्रायल के रिजल्ट से ये बिल्कुल भी खुश नहीं था, ट्रायल के रिजल्ट में फर्स्ट रैंक के ऊपर आया था, इसी वजह से यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर मैं यहाँ पर सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा था। एल्डर डोंग से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर लूंगा, तुम एक ऐसे लड़के हो जिसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। डोंग ये मेरा पोता है जो तुमसे जेलस क्यों होगा। जबकि डोंग शूलियान अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे पहले वापस ले जाए, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पहले मुझे मेडिसिन दे। ग्रैंडपा से कहते हैं ठीक है बेटा मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। फिर साथ ही वो लोगों से कहते हैं तो इस बार मैं इस मसले को यहीं पर दफन करने वाला हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडसन को मेडिसिन की जरूरत है, इस बार मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो अपने पोते को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। उनके वहाँ चले जाने के बाद एल्डर जियांग कहते हैं यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग इतने ज्यादा रेकलेस कैसे हो सकते हो, लोग बहुत ज्यादा यंग एज के हो लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोग इस तरह की फाइट कैसे कर सकते हो जैसे कि तुम लोग कोई खूनी दरिंदे हो। कियान उसे कहती है एल्डर जियांग जी आप क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं किया, ये सब कुछ तो उसने शुरू किया था, डोंग शूलियांग अपने साथ लोग लेकर आया था, अरे कोई भी गलती नहीं है। तो एल्डर जियांग उनसे कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देकर जा रहा हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो कियान उसे कहती है एल्डर जियांग को इस बार में कैसे पता चला कि हम लोग खतरे में जो वो हमें बचाने के लिए यहाँ पर चले आए। तुम्हारा चैनली अपने पास टोकन निकालता है और उसे कहता है ये जानवू टोकन है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये जानवू सेक्टर का है, सॉरी जानटियान सेक्टर का है, इसकी मदद से मैंने एल्डर जियांग को एक मैसेज भेजा था और उन्हें कहा था कि हमारी मदद के लिए आए। लेकिन उनके यहाँ पर आने के बाद अब मुझे एक और बात पता चली है, मुझे एक बात पता चली है कि वो भी यहाँ पर एल्डर डोंग से जलते हैं, वो भी उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। लगता है कि जानवू माउंटेन के एल्डर डोंग काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। तो चैनली कहता है लेकिन इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, अपनी पिछली लाइफ में मैं थंडर किंग था और यहाँ पर इन सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। नेक्स्ट सीन में जानटियान हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर जानटियान सेक्टर के पैट्रियार्च कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, उनके सामने हमारी लीजू होती है, तो लीजू उनके सामने खड़ी होती है। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारी यू फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी यू फैमिली के पास दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स और बहुत सारी मेडिसिन है, तुम सभी के पास ये सारी नॉलेज है, तुम फिर भी यहाँ पर मेरे जानटियान सेक्टर को ज्वाइन करना चाहती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि तुम्हारा सेक्टर तो हमारे सेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल और बड़ा है। हमारी लीजू उनसे कहती है उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे पास जिस सेक्टर को ज्वाइन करने की एक वजह है, प्लीज मुझे ज्वाइन करने दे। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, तुम यहाँ के आज के बाद से आंध्र डिसाइपल बनने वाली हो, यहाँ पर तुम्हारे फादर को मनाने की, तुम खुद ही जाकर अपने फादर को मनाओगी। तो वो उनसे कहती है ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज से यहाँ पर आपके सेक्टर को ज्वाइन करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें फिर से जानटियान मेन हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रियार्च अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने बाकी के सभी एल्डर्स होते हैं और उनके साइड के ऊपर एल्डर जियांग और एल्डर डोंग होते हैं। पैट्रियार्च यहाँ पर लिस्ट को चेक कर रहे होते हैं जिसमें आजकल के जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उन सभी के बारे में लिखा होता है और उन सभी स्टूडेंट्स की काबिलियत भी लिखी होती है। पैट्रियार्च कहते हैं एल्डर जियांग एल्डर डोंग इस बार मुझे बताओ कि स्पेशल कैंडिडेट्स कौन से हैं, लगता है कि इस बार भी कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स होंगे जो कि बाकी सभी से अलग होंगे। जियांग उनसे कहते हैं हाँ मास्टर, उनमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम चैनली है। मास्टर डोंग भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं पैट्रियार्च मुझे वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है, चैनली वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के को मेरे अंडर विंग छोड़े, यानी कि उसे मेरा स्टूडेंट बना दे। तो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा तो तुम्हें वो लड़का पसंद आया। तो उसके बाद उन सभी डिसाइपल्स को बुलाया जाता है जो स्पेशल होते हैं, हमारा चैनली सबसे आगे होता है, सभी लोग यहाँ पर पैट्रियार्च को ग्रीट कर रहे होते हैं। मास्टर जियांग कहते हैं तो जिन डिसाइपल्स के बारे में मैंने बात की थी ये सभी वो डिसाइपल्स हैं। शूलियांग के बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, इसी वजह से वो सभी बच्चों में शामिल नहीं है, वो इस वक्त अपनी
बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा है। एल्डर डोंग हमारे चैनली की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं, लड़के तुमने मेरे ग्रैंडसन को बुरी तरह से जख्मी किया था, अब यहाँ पर मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। जबकि हमारा चैनली भी उसे घूर कर देख रहा होता है। तो पैट्रियार्च कहते हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम सभी बच्चों में से चैनली कौन है। तुम्हारा चैनली जल्दी से उसके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर मेरा नाम चैनली है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। पैट्रियार्च उसे एल्डर डोंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, लड़के मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें एल्डर डोंग को तुम्हारा मास्टर बनाने वाला हूँ, तुम्हें उनका डिसाइबल बनाने वाला हूँ, क्योंकि एल्डर डोंग शानवू माउंटेन के हेड है, सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, तुम इससे काफी सारा सीख सकते हो। और चैनली से कहता है, लेकिन क्यों, मैं इनका डिसाइपल क्यों बनूंगा। क्या एल्डर जांग भी यहाँ पर एल्डर डोंग की तारीफ करते हुए उसे कहते हैं, लड़के तुम्हें शायद नहीं पता होगा, शानवू बाकी की सारी माउंट्स का हेड है। इस वक्त इनकी पावर ऐसी समझ लो जैसे कि हमारे सेक्टर पैट्रियार्च है दूसरे नंबर पर, इन्हें वाइस पैट्रियार्च भी कहा जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत इनके साथ जुड़ी हुई है, इसने तुम्हें यहाँ पर वैल्यू दी है, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हें मास्टर के पास जरूर जाना चाहिए। चैनली कहता है, क्या लगता है कि ये सब कुछ किस्मत का खेल है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और सभी लोगों से कहता है, मैंने सुना है कि पास में यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को एक मौका दिया जाता था कि वो लोग यहाँ पर अपने आप से अपने मास्टर को चूज कर सके कि उन्हें कौन सी माउंटेन पर जाना है और कौन से मास्टर को चूज करना है। यहाँ पर मुझे भी ये हक मिलेगा, क्या मुझे हक मिलेगा कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ कि मेरा मास्टर कौन होना चाहिए। एक और एल्डर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सिलेक्ट करे। जबकि एल्डर डोंग गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने इसको अपना डिसाइपल मान लिया और कोई भी मेरे डिसाइपल को टच नहीं करेगा। तो वो बेचारा एल्डर घबराकर वहीं पर बैठ जाता है। उसके साथ वाला एल्डर उसे कहता है, तुम क्या भूल रहे हो, शानवू माउंटेन के जो एल्डर डोंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिसको अपने डिसाइपल कह दे, हम उसको उसके डिसाइपल बनाने के लिए यहाँ पर उसके साथ बहस करेंगे। तो एल्डर डोंग हमारे चैनली से कहते हैं, अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई भी एल्डर तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता, अब तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही आना पड़ेगा। कियान भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पर तो और कोई भी ऐसा एल्डर नहीं है जो कि इसके खिलाफ जा पाए। इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल सिलेक्ट नहीं करेगा, अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सभी एल्डर डोंग से डरते हैं। चैनली उसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एल्डर डोंग उसे कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर नहीं मानना चाहते तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। वो अपने पास से एक टोकन निकालते हैं जो कि उनका स्टूडेंट बैच होता है, वो उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें मुझे अपना मास्टर नहीं मानना तो जानवू सेक्टर से दफा हो जाओ, जाटियां सेक्टर से दफा हो जाओ। चैनली के सामने उसका टोकन पड़ा होता है जो कि उसके मास्टर का होता है, यानी कि उसे अपना मास्टर मानना पड़ेगा। यंग पैट्रियार्च की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, पैट्रियार्च आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कुछ बात करनी चाहिए। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये डिसाइपल कुछ ज्यादा एरोगेंट है। तो एल्डर डोंग ने उसे यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखाया है, कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए था। चैनली आगे बढ़ता है, नीचे झुकता है और उस टोकन को उठा लेता है और कहता है, मैंने बहुत ही लंबा रास्ता तय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैंने टेस्ट को पास किया और पहली पोजीशन पर आया, अब मैं यहाँ पर गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और चैनली वहाँ पर उस टोकन को उठाने के बाद मास्टर डोंग के सामने झुकते हुए उसे अपना मास्टर मान लेता है, उसे शिफू बोलता है, यानी कि उसका मास्टर। फाइनली हमारे चैनली को यहाँ पर मास्टर डोंग ने हमारे चैनली को अपना स्टूडेंट मान लिया है। अब यहाँ पर हमारे चैनली के साथ क्या होने वाला है वो सब कुछ हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चैनली वहाँ पर डिसाइपल बनने के बाद वहाँ से बाहर आता है और जानवू माउंटेन की तरफ जाने लगा। तो क्या उसे कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि एल्डर डोंग ने वहाँ पर तुम्हारी इतनी तारीफें करने के बाद तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों चूज किया है, वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हारा चैनली उसे कहता है, हम लोग यहाँ पर जाटियान सेक्टर में क्यों आए थे, ताकि हम लोग अपनी फैमिलीज को सेफ रख सके, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर डोंग की वजह से गिव अप नहीं करने वाला। मुझे पता है कि वो मुझे सजा देना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पर मेरी जान तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि मैं उसका पर्सनल डिसाइपल बनने वाला हूँ। वो यहाँ पर मुझे कुछ मुश्किल टास्क देगा जो मैं आसानी से कर लूंगा, हो सकता है कि वो ज्यादा मुश्किल हो। चलो देखते हैं क्या वो मुझसे किस तरह का बदला लेने वाला है, वो मुझसे किस तरह का रिवेंज लेगा। हमारे चैनली के कंधे के ऊपर उसका जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो साइड के ऊपर देखकर मुस्कुरा रहा था। हमारे चैनली कहता है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर लीजू होती है। तो उसका स्पिरिचुअल बीस्ट जल्दी से जंप करते हुए लीजू की तरफ चला जाता है। वो उसे कहती है, लड़के तो तुमसे काफी दिनों के बाद मिल रही हूँ। कियान हमारे चैनली से कहती है, चैनली तुम इतनी खूबसूरत लड़की से कब मिले, जो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या जो तुम्हारी दोस्त है। जबकि हमारा चैनली लीजू से कहता है, लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। वो उसे कहती है, मैं भी जाटियान सेक्टर की एक डिसाइपल हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मिल रही हूँ। तो वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर तुम वाकई में जाटियान सेक्टर की एक स्टूडेंट होती तो फिर तुम लास्ट टाइम मुझसे मदद नहीं मांगती, बल्कि तुम अपने जाटियान सेक्टर से मदद मांगती। उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करते हुए आई हो। वो उसे कहती है, नहीं, मेरी ऐसी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, प्लीज मेरे पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हमारा चैनली उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से चली जाओ। तो उसी वक्त एक डिसाइपल वहाँ पर आता और कहता है, तुम में से चैनली कौन है। लड़के का नाम जान होता है, वो भी एल्डर डोंग का ही एक स्टूडेंट होता है। वो उनसे कहता है, तुम में से जो भी चैनली है वो मेरे पास आओ। जबकि यहाँ पर डिसाइपलशिप सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर मेरे साथ आना होगा, क्योंकि तुम मास्टर डोंग के ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो, तुम जानवू माउंटेन के ऑफिशियल डिसाइपल हो। हमारा चैनली उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, जबकि हमारी ज्ञान चैट वहाँ पर खड़ी होती है और उसे कहती है, चैनली क्या तुम ठीक रहोगे, अपना ध्यान रखना। तुम्हारा चैनली से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में माउंट जानवू को दिखाया जाता है। तो ये लोग माउंट जानवू पर पहुंच जाते हैं। माउंट जानवू का मतलब ही माउंटेन होता है, यानी कि माउंटेन के ऊपर उनका सेक्टर होता है, यानी कि उनके पैलेसेस होते हैं। वो एल्डर डोंग रहते हैं और इन डिसाइपल्स को भी ऊपर जाना होगा, लेकिन वहाँ पर चेन्स बंधी होती है, एक मोटी सी चेन होती है जो कि
माउंटेन के ऊपर जा रही होती है। डिसाइपल जानवो से कहता है अब तुम्हें यहाँ पर इस चैन के ऊपर से ऊपर जाना होगा, क्या तुम जा सकते हो? तो जानवो को लगता है कि ये इस चेन के ऊपर से चलकर ऊपर माउंटेन पर नहीं जा पाएगा। तो वो उसे कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम मुझसे यहाँ पर भीख मांग सकते हो, अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं ऊपर जाने में। चैनली उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अपनी बकवास बंद करो। और वो बड़ी आराम से उस चेन के ऊपर चलना स्टार्ट करता है और चलते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है। पाँव की तरफ दिखाते हैं कि वो ठंडा और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए अपने पाँव उस चेन के ऊपर जमा रहा होता है, जिससे वो बड़ी आसानी से चेन के ऊपर चल सकता है। बाय करते हुए कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं इस चेन के ऊपर चलकर पार नहीं जा पाऊंगा? तो ठीक है फिर तुम्हें माउंटेन के ऊपर मिलता हूँ। तुम्हारा चैनली उस बड़ी सी चेन के ऊपर चलता हुआ ऊपर पहुंचता है। उस माउंटेन के ऊपर जंप करते हुए जल्दी से उस माउंटेन के ऊपर लैंडिंग करता है और कहता है फाइनली मैं यहाँ पर माउंट जानवो के ऊपर पहुंच गया है। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर घास बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। वो कहता है जानवो की हालत तो काफी ज्यादा बुरी है, इसकी तो घास भी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर बंदा छुप जाए। लगता है कोई यहाँ पर ज्यादा अरसे से नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी ने सफाई की है। लगता है कि जानवो माउंटेन के जितने लोग हैं वो सारे बहुत ही कमीने और बुरे लोग हैं। तुम्हारा चैनली चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता और साथ ही वो चलाकर कहता है मास्टर डोंग मैं आ चुका हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई और गंदी ट्रिक्स है तो तुम उनको चल सकते हो। तुम्हें क्या लगा था कि चेन के ऊपर से मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा, तुम मुझसे इस तरह बदला लेने वाले हो। उसी वक्त उसे साइड के ऊपर से हंसने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने आसपास देखता और कहता है कौन है यहाँ पर, कौन हंस रहा है? साइड के ऊपर से एक बंदे की आवाज आती है। वो उसे कहता है क्या तुम डोंग डाफा के डिसाइपल हो? चैनली उसे कहता है डोंग डाफा? दूसरा बंदा उसे कहता है लगता है कि तुम्हें उसका पूरा नाम नहीं पता, उसका नाम डोंग डाफा है, या फिर ऐसा समझ लो मैं ही उसे डाफा कहता हूँ। बहुत ही कमीना इंसान है, वो इस माउंटेन का हेड है, लगता है कि तुम उसके डिसाइपल हो। चैनली उसे कहता है हाँ मैं उसका डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ तो वो मुझसे बदला लेने के लिए उसने मुझे अपना डिसाइपल बनाया है। असल बात यह है कि मैं भी उससे नफरत करता हूँ। दूसरा मास्टर उसे कहता है तो फिर फाइट बैक क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे फाइट करना होगी। तुम्हारा चैनली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि इस बंदे की उसके साथ फाइट चल रही है। डोंग डाफा और दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत करते होंगे। अगर ये उसका दुश्मन है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन लगता है कि इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पर कहाँ से बात कर रहा है और मुझसे क्यों बात कर रहा है। मास्टर फिर से हंसना शुरू कर देता है। तुम्हारा चैनली कहता है तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, फिर कभी इससे बात करेंगे। तो वो सीधा उस पैलेस की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर उसके मास्टर डोंग बैठे होंगे। फिर में पैलेस के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी डोंग अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और उनका डिसाइपल सॉरी उनका पोता डोंग उनके पास ही बैठा होता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा क्या वाकई में यहाँ पर उस लड़के को इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं? उस कमीने लड़के को जान लिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ग्रैंडपा उसे कहते हैं पोते तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब वो लड़का कहीं चला जाएगा, वो मेरे हाथ में है क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। तो उस लड़के को इतनी बुरी तरह से तोड़ूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा। हमारा चैनली मेन हॉल के अंदर आता है और वहाँ पर आने के बाद आकर उनको मास्टर डोंग कहता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। जबकि मास्टर डोंग से कहते हैं बेवकूफ लड़के क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर को किस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है? चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक और उसके बाद मुझे अपना ग्रेट शिफू कहो यानी कि मास्टर कहो। हमारा चैनली हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको डिजर्व करते हो? फिर साथ ही हमारा चैनली वहाँ पर उसे लॉजिक देते हुए कहता है तुम्हारा पोता मेरा भी पोता है, इसका मतलब यह है कि हम दोनों इसके ग्रैंडपा हुए और ग्रैंडपा होने के नाते हम दोनों एक दूसरे के पाल हुए, यानी कि हम दोनों एक दूसरे की एक सेम एज के हैं, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के सामने घुटने क्यों टेकेंगे? तो डोंग शूलियांग काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा के सामने इस तरह बात करने की? आज के बाद से तुम मेरे ग्रैंडपा के डिसाइपल, उसका मतलब यह है कि वो जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। और बड़ी स्पीड के साथ वो अपनी व्हील चेयर को आगे की तरफ बढ़ाता है हमारे चैनली के ऊपर अटैक करने के लिए। उसकी व्हील चेयर हमारे चैनली के करीब पहुंचते है तो हमारा चैनली अपने पैर को हल्का सा उसकी तरफ धक्का देता है जिससे उसकी चेयर ही पूरी पीछे की तरफ उलट जाती है। चैनली उसे कहता है मास्टर डोंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आज मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हारा नया डिसाइपल हूँ और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम यहाँ पर मुझे जान से मार डालोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैट्रियार्च के सामने किस तरह इस बात को एक्सप्लेन करोगे? मास्टर डोंग भी उठकर खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए उसे कहते हैं डिसाइपल चैनली मैंने यहाँ पर तुम्हें घुटने टेक कर मुझे मास्टर कहने का कहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट की, तुमने आगे से मुझे बातें सुनाई और आगे से तुमने मेरे ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं किया। यहाँ पर तुम्हें सजा देने वाला हूँ, रूल्स के मुताबिक अब तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें अकेले में क्लिफ के नीचे बेचने वाला हूँ, यहाँ पर तुम अपनी ही की हुई बातों के ऊपर पछतावा करोगे और उसके बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि एक मास्टर की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है तब तुम्हें वहाँ से निकाला जाएगा। डोंग हमारे चैनली को माउंट की क्लिफ के नीचे भेज देते हैं जहाँ पर जिंदा कोई भी बाहर नहीं आता। तुम्हारा चैनली वहाँ पर बैठा होता है, वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है, वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि चेन्स के साथ बंधे होते हैं। एक मॉन्स्टर हमारे चैनली के सामने खड़ा कर जबरदस्त दहाड़ लगाता है। चैनली उसे कहता है वो क्या लगता था कि ये जगह एक जिंदा हेल है, तो उन लोगों ने मुझे ऐसी जगह के ऊपर भेजा है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को भी चेन्स के साथ बांधा हुआ है। लगता है कि इन लोगों को किसी और सजा के बारे में सोचना चाहिए था। लगता नहीं है कि ये मॉन्स्टर्स किसी को भी डरा पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही डरा सकते हैं। मुझे तो पता है कि ये चेन्स के साथ बंधे हुए हैं। हमारा चैनली सामने वाले मॉन्स्टर से कहता है जब तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारा पाँव
बंधा हुआ है और तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो बार बार यहाँ पर कोशिश क्यों कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? फिर तुम बहुत ज्यादा भूखे और तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम्हारी पाँव के साथ चेन बंधी हुई है। चैनली वहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ बातें कर रहा था कि उसी वक्त फिर से उसे उसी अननोन मॉन्स्टर की आवाज आती है। तो वो मॉन्स्टर उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स हैं ये सारे के सारे पागल हो चुके हैं। तो चैनली उसे कहता है सर तुमसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर फिर से मुझसे बात कर रहे हो। तो वो मास्टर उसे कहता है लगता है कि वो डोंग डाफा वाकई में तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। उस डाफा ने तुम्हें पहले दिन यहाँ पर उठाकर इस क्लिफ के नीचे भेज दिया जहाँ पर से जिंदा बाहर कोई नहीं आ पाता। उसने वाकई में सच ही कहा था कि वो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारा चैनली उसे कहता है तो तुमने यहाँ पर मेरी तो तारीफ कर दी कि मैंने कुछ बुरा किया जिसकी वजह से मास्टर मुझसे नफरत करते हैं, उन्होंने मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया, लेकिन लगता है कि तुमने भी उसके साथ कुछ बुरा किया था जिसकी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर फेंक दिया गया है। वो मास्टर आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा कि डोंग डाफा ने मुझे यहाँ पर क्यों बंद किया। ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, ये मैं तुम्हें 2 हफ्ते के बाद बताऊंगा। अगर 2 हफ्ते के बाद भी तुम यहाँ पर पागल नहीं हुए, तुम अपनी होश में रहे। तुम्हारा चैनली उसे कहता है अब मुझे काफी नींद आ रही है, मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो जैसे हमारा चैनली वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है उसी वक्त वहाँ पर काफी सारे गोश्त निकल आते हैं जो कि एनर्जी से बने हुए होते हैं। उसी वक्त अपनी आंखें खोल लेता और कहता है मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो वो मास्टर उसे कहता है ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा बल्कि ये गोश्त है जो कि यहाँ पर इस डंजन का हिस्सा है, ये तुम्हें यहाँ पर सोने बिल्कुल भी नहीं देंगे। यहाँ पर ना तो तुम्हें लाइट दिखाई देगी और ना ही यहाँ पर तुम्हें सोने दिया जाएगा। तुम सारी जिंदगी यहाँ पर जागते रहोगे अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहे तो। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितने सारे लोगों की मौत हुई है? वो सभी लोग यहाँ पर बिना सोए पागल हो गए और वो लोग 2 हफ्ते भी नहीं निकाल पाए और एक ही हफ्ते में यहाँ पर मर जाते हैं और तुम भी यहीं पर मरने वाले हो। यहाँ पर हमारे यही लोग आए और सारे के सारे मारे गए क्योंकि इन गोश्त के यहाँ पर होते हुए कोई ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक भी ज्यादा तक जाग नहीं सका क्योंकि ये गोश्त उसे सोने नहीं देते थे। मेरा चैनली उसे कहता है सर मुझे ये बताओ क्या तुम इस डंजन के नीचे कैद हो? इस डंजन के नीचे भी कोई तहखाना होगा जहाँ पर तुम्हें कैद किया गया होगा। मास्टर से कहते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इन सारे गोश्त से डर क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो इन सारे गोश्त से डरना भी चाहिए। चैनली उसे कहता है मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि इन गोश्त से डर जाए, मैं एक फियरलेस इंसान हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे पास कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनकी मदद से मैं आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं चैनली उठकर सामने की तरफ चलना स्टार्ट करता है और उसे कहता है माउंट जानवू ये एक प्योर यांग प्लेस है, लेकिन यहाँ पर जो डंजन है इसके अंदर प्योर जिन एनर्जी है। मतलब यह है कि किसी न किसी ने यहाँ पर इसकी अर्थवेन्स को रिवर्स किया हुआ है। उसने मास्टर से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास काफी सारी नॉलेज है, फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी नॉलेज के साथ तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। चैनली वहाँ पर अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर्स की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स और डीमंस को कैद करके रखा गया है इन्हें चेन्स के साथ बांधा गया है, ये सारी चेन्स किसी रे फॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है। कहता है सर मुझे ये बताओ कि तुमने कितने सारे लोगों को ऑफेंड किया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर इतनी खतरनाक रे फॉर्मेशन के साथ कैद किया गया है। साथ ही वो से कहता है लेकिन ये जो रे फॉर्मेशन है ये तो जांटियान माउंटेन के साथ कनेक्टेड है जहाँ पर इस जांटियान सेक्टर के हेड रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हेड भी सब में शामिल है। इसी वक्त वहाँ पर नीचे से उसके हंसने की आवाज आती है। तो मास्टर से कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि सब में इस सेक्टर के पैट्रियार्च भी शामिल है? फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा चैनली उसे कहता है मास्टर मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर किसने बंद किया है? क्या डोंग डाफा और साथ में यहाँ पर सेक्टर पैट्रियार्च दोनों ने मिलकर आपको यहाँ पर बंद किया है? क्या उन्होंने यहाँ पर आपको मिलकर फॉर्मेशन के अंदर कैद किया हुआ है? साथ ही चैनली उसे कहता है मुझे यहाँ पर गैस करने दो, मुझे लगता है कि तुम इस सेक्टर के पुराने पैट्रियार्च हो, पैट्रियार्च था तुम वही हो सकते हो। तो इसी के साथ उसके नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और चैनली को वो मास्टर वहाँ से नीचे की तरफ गिराता है, अपने पास ले आता है। वैसे इस ग्राउंड के टूटने के बाद जब ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो वो सामने की तरफ देखता है, उसके सामने मास्टर खड़े होते हैं, पुराने सेक्टर मास्टर होते हैं जिनको बेड़ियों के साथ वहाँ पर बांधा गया होता है। तो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और चैनली से कहते हैं तुम हो कौन? तुम इस बारे में कैसे पता चला कि मैं पुराना मास्टर हूँ? कहीं डोंग डाफा ने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर तो नहीं भेजा? तुम्हारा चैनली वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसे कहता है सर जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या आपको मुझे देखकर लगता है मैं डोंग डाफा की तरफ से भेजा हुआ उसका कोई साथी हूँ? साथ ही हमारा चैनली सोच रहा होता है जी यहाँ पर जिन ट्रिक्स को यूज किया गया है ये तो मेरी प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल ऐसी ही थी, सुना कि मैंने बहुत सारी ट्रिक्स को अपनी प्रीवियस लाइफ में देखा है। तो हमारा चैनली उसके सामने झुकते हुए कहता है मैं यहाँ पर आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस की है, यानी कि मैंने सिर्फ गैस किया था, मुझे नहीं पता कि आप कौन है। मास्टर आगे से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, फिर साथ ही उसे कहते हैं अच्छा ठीक है इस बार में भूल जाओ, तभी तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम यहाँ पर मेरी मदद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। चैनली उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ पर, क्योंकि मैं तो डंजन के अंदर बंद हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो मास्टर से कहते हैं यहाँ पर दीवार के साथ एक हिडन डोर है, तुम उस हिडन डोर को यूज करते हुए बाहर निकलो। तो जैसे तुम वहाँ से बाहर निकलोगे तो उसके साथ ही तुम्हें चेन वे दिखाई देगा, उस चेन के रास्ते से तुम नीचे उतर सकते हो, जानवू की वो चेन वे है। साथ ही वो अपने पास एक टोकन निकालते हैं और उसे कहते हैं चलो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम इसको अपने पास रखो, आप चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चैनली उसके पास उस टोकन को ले लेता है और उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एडवाइस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और आपको यहाँ से आजाद करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लीजू को दिखाते हैं। लीजू हमारे चैनली को ढूंढने के लिए माउंट जानवू पर पहुंच जाती है। वो कहती है माउंट जानवू के ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है, इस चेन के ऊपर से चढ़कर माउंट जानवू के ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी गार्ड नहीं है, कोई भी गार्ड इस एरिया को बिल्कुल भी गार्ड नहीं कर रहा। उसे सामने ऊपर चेन के ऊपर से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वो कहती है ये क्या, इस चेन के ऊपर से क्या नीचे आ रहा है? तुम्हारा चैनली उस चेन के ऊपर से बड़े स्पीड से नीचे की तरफ उतर रहा होता है। वो लीजू के पास आकर वहाँ पर ब्रेक लगाता है, तो लीजू की
तो देखता है और उसे कहता है क्या तुम फिर से यहाँ पर आ गई हो। लीजू उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी इसलिए यहाँ पर आई हूँ। चेनली आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो मैं ये तो मान लेता हूँ कि हमारी पहली मीटिंग थी वो एक कोइंसिडेंस थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पीछे गुंडे लगे हुए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई। उसके बाद तुम यहाँ पर फिर से मेरे पीछे आ गए और उसके बाद तुम तीसरी बार मुझे यहाँ पर मिल रही हो। नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, तुम जानबूझकर मेरा पीछा कर रही हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम आधी रात के वक्त माउंट जानवू के ऊपर इस वक्त क्या कर रही होती, क्योंकि तुम्हारा ये एरिया नहीं है। तो वो से कहती है मैंने सुना है कि मास्टर डोंग डफा के साथ तुम्हारे कुछ ग्रजेस चल रहे हैं, वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया है। तो मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी क्या तुम ठीक हो या नहीं। मैंने चेनली उसे कहता है लेकिन तुम्हें इस बात की कब से परवाह होने लगी, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है। तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, और साथ ही वो शर्मा रही होती है। चेनली ने अपने हाथ में लाइटनिंग के साथ एक एनर्जी बॉल बनाया होता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। फिर साथ ही वो एनर्जी को डेसिपेट कर देता है और कहता है चलो छोड़ो इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि मैं किसी लड़की के ऊपर तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाने वाला। तो मैं चेनली उसे कहता मुझे यहाँ से जाना होगा, दोबारा मेरे रास्ते में कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। चेनली जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसी वक्त उसके सामने कियान वैन होती है। कियान वैन उसके साथ टकराती है। तो मैं चेनली से कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे कहती है चेनली तुम बाहर आ गए, मैंने सुना था कि उन्होंने तुम्हें डंजन के अंदर बंद कर दिया है, लेकिन तुम तो बाहर आ गए, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी है। फिर साथ ही वो पीछे लीजू की तरफ देखते और कहती है खूबसूरत लड़की यहाँ पर भी है, इसका मतलब यह है कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में कुछ बात कर रहे थे, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। चेनली उसे कहता है नहीं उसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आई हो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस वक्त माउंट लॉन्गशू के मास्टर ने अपना स्टूडेंट बनाया है, तो मैं इस वक्त माउंट लॉन्गशू के ऊपर ही थी। तुम्हें पता है कि लॉन्गशू माउंटेन का जो पहला डिसाइपल है वो कौन है। क्या तुम्हें पता है कि उनका फर्स्ट डिसाइपल वो कौन है। कहती है उसका नाम ज़ाओ कोंग है, वो मॉलिंग सेक्टर का एक लड़का है। बात सुनते ही माल चेनली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारी लीजू आगे बढ़ती है और उसे कहती है जितना मुझे इस बारे में पता है, मुझे इतना पता है कि ज़ाओ कोंग जो है उसे अडॉप्ट किया गया है। टांटियान सेक्टर के एल्डर ने उसे अडॉप्ट किया था जब वो एक छोटा सा बच्चा था। हो सकता है कि वो मॉलिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड हो, लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। तो कियान वैन उसकी बात सुनने के बाद चेनली से कहती है चेनली क्या ये लड़की हमारी साइड के ऊपर है, क्या इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मैं लीजू उन दोनों से कहती है मॉलिंग सेक्टर के लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, हमारे भी आपस में ग्रजेस चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मेरा भी दुश्मन है। तुम लोग यहाँ पर मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगी। तो कियान वैन उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी यहाँ पर बताती हूँ। तो वो उसे कहती है कल रात की बात है, कल रात जब मैं पहली बार लॉन्गशू माउंटेन के ऊपर गई थी, तो वहाँ पर रात के वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ी हो गई, वहाँ पर ठंडी हवा का मजा ले रही थी, जबकि उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आया। तो मैंने कहा कौन है वहाँ पर। लड़का ज़ाओ कोंग था। ज़ाओ कोंग वहाँ पर आता है, उसे कहता है नहीं तुम ना ही हो ना। कियान वैन भी उसे पहचान जाती है और कहती है तुम तो ज़ाओ कोंग हो। कियान वैन उसे कहती है ये आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ अनसेटल फील कर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर चली आई ताकि मैं यहाँ पर आकर सितारों को देख सकूं और ठंडी हवा को महसूस कर सकूं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ज़ाओ कोंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किंगजैंग विलेज से यहाँ पर आई हो, वो काफी ज्यादा दूर है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने उस जगह को पहले भी देखा है। तो कियान वैन उसे कहती है तो क्या तुम पहले उस जगह पर जा चुके हो, यानी किंगजैंग विलेज में जा चुके हो। तो ज़ाओ कोंग से कहता हाँ मैं पहले उस जगह के ऊपर जा चुका हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा यंग था तब मैं अपने मास्टर के साथ उस जगह के ऊपर गया था। तो कियान वैन उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम अपने मास्टर के साथ वहाँ पर गए थे, इसी के साथ उसे वहाँ पर कुछ याद आता है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ साल पहले जब उनका किंगचैन विलेज उसके बर्बाद किया गया था, उसके ऊपर अटैक किया गया था, उस वक्त ये बंदा वहाँ पर मौजूद था। उस रात जब वहाँ पर हमारे चैन ज़ूकोन और बाकी के सभी लोगों ने मिलकर हमारे मॉलिंग सेक्टर के साथ मिलकर किंगजैंग विलेज के ऊपर अटैक किया था, उस वक्त मैंने ज़ाओ कोंग भी वहाँ पर देखा था। ज़ाओ कोंग वहाँ पर क्राउड के सामने था, बाकी के सभी लोग उसके सामने घुटने टेकर बैठे हुए थे और सभी लोग उसे लॉर्ड वुल्फ कह रहे थे। हालांकि उसने वहाँ पर स्लॉटर में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि हमारे गाँव के लोगों की जान नहीं ली और किसी को भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी बाकी ये सभी लोग जो कि उसके लिए काम कर रहे थे वो सभी लोग उसे अपना मास्टर कह रहे थे, लॉर्ड वुल्फ के नाम से कह रहे थे। तो कियान वैन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, तो वो उसे कहती है हम लोगों ने यहाँ पर इस सेक्टर को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि हम लोग यहाँ पर शेल्टर ले सके और हमारी फैमिलीज बच सके, लेकिन अब ज़ाओ कोंग यहाँ पर है, अगर उसे पता चल गया कि हम लोग नई फैमिली से हैं और तुम चैन फैमिली से हो, तो वो हम लोग को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे विलेज को बर्बाद किया था, वो कभी भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाले। तो चेनली लीजू से कहता है लीजू मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इस बारे में श्योर है कि यहाँ पर इस सेक्टर के लोगों को इस बारे में नहीं पता कि ज़ाओ कोंग कौन है। लीजू से कहती है मुझे भी इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि उनमें से किसी को पता हो, लेकिन लगता नहीं किसी को पता होगा। तो इसी के साथ लीजू से कहती है तुमने अभी यहाँ पर कहा कि वो लोग ज़ाओ कोंग को लॉर्ड वुल्फ कह रहे थे, क्या तुमने वाकई में सच कहा? ऐसे सुना था वो वाकई में लॉर्ड वुल्फ है, तो इसका मतलब ये है मॉलिंग सेक्टर का जो हेड है उसका भतीजा है। मॉलिंग सेक्टर के लॉर्ड ने अपने भतीजे को ये टास्क दिया था, उसने कहा था कि आसपास के विलेजेस में जाओ और सभी लोगों को मार डालो, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था। वाली बात सुनते ही कियान वैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर उसे पता चल गया तो मुझे मार डालेगा। चेनली उसे कहता है बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चेनली उसे कहता है अगर उन लोगों ने यहाँ पर अपने स्पाइस को भेजा हुआ है, मॉलिंग सेक्टर ने शांटियन सेक्टर में अपने स्पाइस को भेजा हुआ है हमारे एक छोटे से किंगजैंग विलेज के लिए, जहाँ पर अपने सीक्रेट्स को एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विलेज बहुत ज्यादा छोटा था। तो मिशन बॉस से काफी ज्यादा परेशान होती है कि उनके सेक्टर में मॉलिंग सेक्टर का एक लड़का है जिसका नाम ज़ाओ कोंग है, अगर उसने उसे पहचान लिया तो वो उसे मार भी सकता है। तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है और चेनली को सारी बात बताती है। चेनली उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे छोटे से विलेज को भूल भी गए होंगे, वो हमारे लिए अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर साथ ही मेरा चेनली लीजू से भी कहता है प्लीज मेरी इस बात को, हम दोनों की इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो हमारे दुश्मन बहुत है, कोई भी हमें मार सकता है।
सकता है। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखूंगी। फिर साथ ही वो xian ren का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, हमें जाना है। और वो दोनों वहाँ से साइड के ऊपर चले जाते हैं। तो रास्ते में जाते हुए हमारा चैन ली उसे कहता है कि xian ren तुमने क्या किया, तुमने ये बात उस लड़की के सामने क्यों कर दी, वो लड़की उसको तो हम लोग जानते भी नहीं है, पता नहीं वो कौन है, और तुमने उसके सामने सारी राज की बात बता दी। वो उसे कहती है मुझे लगा कि तुम उस लड़के को जानते हो, वो तुम्हें देख रही होती है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरी लड़की है, वो तुमसे प्यार करती है, इसी वजह से वो तुम्हारे करीब रहती है। चैन ली उसे कहता है नहीं मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। फ्रेंड आगे से शर्माते उसे कहती है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम उस लड़की को जानते नहीं और तुम दोनों में कोई भी चक्कर नहीं चल रहा। उसे कहता अब ये क्या हुआ, तुम यहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा क्यों रही हो। तो xian ren उसे कहती है नहीं सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं चाहे जो मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं। तो xian ren यहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए उसे कहती है मैंने तो सुना था कि तुम्हें डंजन के अंदर बंद कर दिया गया है, तो फिर तुम यहाँ पर आधी रात के वक्त बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो डंजन के अंदर होना चाहिए था। चैन ली उसे कहता है मैं डंजन से भाग कर आया हूँ। तो xian ren और भी घबरा जाती है और कहती है ये क्या तुम डंजन से भाग कर रहे हो, तुम्हें पता ना कि डंजन से भागने की सजा क्या हो सकती है। और चैन ली उसे कहता है क्योंकि मैं वहाँ से भाग कर आया इसी वजह से मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए, क्या तुम मुझे छुपने में मदद कर सकती हो, तो मुझे बताओ कि मुझे कहाँ पर छुपना चाहिए। तो xian ren उसे कहती है वैसे तुम इस सेक्टर को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती, अगर तुम छुपना चाहते हो तुम मेरी जगह पर आकर छुप सकते हो, यानी कि मेरे रूम में आकर छुप सकते हो, तुम्हें इस बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो दोनों चलते हुए एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के पास पहुंचते हैं। xian ren उसे कहती है यही वो इकलौती टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम लोग माउंट लोंगशू तक पहुंच सकते हैं, मैं छुपने के लिए अपना रूम दूंगी तो वहाँ पर मेरे रूम में जाकर छुप जाना। xian ren उसे कहती है मैंने सुना है कि इस वक्त जांटियान सेक्टर में जितनी भी माउंटेन्स हैं उन सभी को टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के साथ जोड़ा गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माउंट जानवू के अलावा। जानवू माउंटेन के ऊपर अभी भी वो चेन्स यूज की जाती है, चेन्स के ऊपर से चढ़कर जाना पड़ता है, जबकि बाकी सभी जगह के ऊपर टेलीपोर्टेशन रेज को यूज किया जाता है। चैन ली उसे कहता है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे ऐसा मास्टर मिला जो कि अभी भी चेन वे को यूज करता है। तो xian ren अपने पास से टोकन निकाल के और उसे कहती है ये मेरा टोकन है, हो सकता है कि मैं अपने टोकन की मदद से तुम्हें भी अपने साथ लेकर माउंट लोंगशू पर पहुंच जाऊं, तो देखते हैं कि हम लोग वहाँ पर जा पाते हैं या नहीं। इस वक्त उस पोर्टल के अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि हमारे चैन ली को अपने अंदर खींच लेती है। हमारा चैन ली वहाँ पर चला रहा होता है लेकिन वो खिंचा हुआ एनर्जी के अंदर चला जाता है उस टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के अंदर। xian ren बेचारी को भी समझ नहीं आ रही होती कि बिना टैबलेट के जो वहाँ पर अंदर कैसे चला गया, रे फॉर्मेशन से अपने अंदर कैसे खींच रही है। वो उससे कहती है शायद तुम्हारे पास टैबलेट नहीं था इसी वजह से ये अलार्म सेट ऑफ हुआ है जिसकी वजह से ये तुम्हें अपने अंदर खींच कर ले जा रहा है। इसी के साथ ही xian ren को पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। xian ren अंदर नहीं जा पाती जबकि हमारा चैन ली अंदर चला जाता है, पर बैठ जाती है और कहती है पता नहीं इस पोर्टल ने चैन ली को कहाँ पर भेज दिया होगा, मुझे नहीं पता कि वो उसे कहाँ पर लेकर चली गई है। देर के बाद हमारा चैन ली उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही हो। तरफ देखकर बहुत ही हैरान होती है साथ ही खुश भी हो जाती है। हमारा चैन ली आगे बढ़ता है उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे कहता है शांत हो जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इस बारे में सुनना होगा। हमारा चैन ली उसे कहता है ये अफवाह तो तुमने भी सुनी होगी, ट्रोलिंग सेक्टर को ट्रोल्स ने बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है क्योंकि मैं एक ट्रोल को देख चुका हूँ, ट्रोलिंग सेक्टर के लोग उसके साथ मिले हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे जांटियान सेक्टर का जो हेड है वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, वो भी ट्रोल्स के साथ मिला हुआ है। वो लोग एक बहुत ही बुरा प्लान बना रहे हैं। उनका प्लान यह है कि इस बार जितने भी उन्होंने नए स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को ट्रोल्स के सामने सैक्रिफाइस किया जाएगा, एक स्पेशल रे फॉर्मेशन जिसको कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन कहा जाता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। ये बात सुनते xian ren और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है ये बताओ कि ये पोर्टल तुम्हें कहाँ पर लेकर गया था और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, मुझे ये बताओ कि सब में ट्रोल्स कहाँ से आ गए, ट्रोल्स इस सब में कैसे शामिल हैं। मैंने सुना है कि ये ट्रोल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा जालिम होते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, साथ ही ये इंसानों को खा भी जाते हैं, लेकिन इन सारे ट्रोल्स को तो हमारे कॉन्टिनेंट से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि ये सभी लोग इस वक्त बॉर्डर के पार हैं और यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे सोल्जर्स इनको रोक देते हैं। चैन ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अपनी पिछली लाइफ में बिल्कुल इसी तरह सोचता था कि जो ट्रोल्स होते हैं वो हमारी लैंड में नहीं आ सकते, उनको बॉर्डर के पार रखा गया है। उसके बाद जब मैं 500 साल तक बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता रहा, तो पता चला कि ये ट्रोल्स यहाँ पर आ सकते हैं। चैन ली उसे कहता है ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बात बताता हूँ कि रे फॉर्मेशन मुझे कहाँ पर लेकर गई थी। रे फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाते हैं, मैं बैक फ्लैश दिखाई जा रही है। तो चैन ली उस रे फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद एक रूम के अंदर जाता है। चैन ली कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। तो उसके सामने हेड का रूम होता है। चैन ली वहाँ पर सामने देखता है तो एक दरवाजा होता है, दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही होती है। वो दरवाजे के पास जाकर अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर जांटियान सेक्टर के पैट्रियार्च होते हैं और उसके साथ साथ एल्डर डोंग भी होते हैं। सामने चेयर के ऊपर एक ट्रोल बैठा होता है जो कि ट्रोल्स की तरफ से एक मैसेंजर होता है, जबकि ज़ाओ कॉन्ग भी उसके पास होता है, उसके सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहा होता है। तो वो ट्रोल मैसेंजर उन लोगों से कहता है हम लोग अगले महीने कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं, क्या तुम लोगों ने सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, क्या तुम लोगों ने उन सभी बलिदान को इकट्ठा कर लिया है। तो एल्डर डोंग से कहते हैं मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने हमें यंग डिसाइपल्स की जरूरत थी वो सारे के सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इस साल हमने बहुत सारे नए यंग डिसाइपल्स को रिक्रूट किया है, वो सभी के सभी सारे डिसाइपल्स इस ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए सैक्रिफाइस दिए जाएंगे। तो वो ट्रोल एनवी उन लोगों से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उन सभी को बॉर्डर के ऊपर भेज देना, जब हम लोग बॉर्डर को तोड़कर उन लोगों को मारकर अंदर घुस आएंगे तो ये सारे का सारा ब्लेम उन डिसाइपल्स के ऊपर आएगा, तभी इनएक्सपीरियंस थे और हमें रोक नहीं पाए, इसी वजह से ट्रोल अंदर घुस आए और तुम सभी लोगों की तबाही मची। डॉक्टर पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर पूरी मेहनत करेंगे, आप लोग यहाँ पर हमारे लैंड के अंदर आ सके। हमारा चैन ली दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है अभी कमीने ये सभी लोग अपनी कंट्री
को धोखा दे रहे हैं। ये सभी लोग अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ट्रोल्स के साथ मिलकर ट्रोल्स को बॉर्डर के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मेरी पिछली लाइफ में भी ट्रोल्स ने हमारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर रखा था। ट्रोल्स ने इंसानों को हरा दिया था और उनको गुलाम बना लिया था। इसके साथ इस ट्रोल एनिमी को महसूस होता है कि दरवाजे के पीछे कोई है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहता है कौन है वहाँ पर। वो एनर्जी के साथ एक ब्लास्ट करता है। के साथ साथ वो पूरी की पूरी दीवार को भी तोड़ देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। हमारा चैली वहाँ से गायब होने के बाद सीधा उस मास्टर के पास पहुंच जाता है, पुराने पैट्रियार्च के पास, जो कि डंजन के अंदर कैद होता है। चैली उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुला लिया? तो पुराना पैट्रियार्च उसे कहता है क्या तुमने वहाँ पर देखा? मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पर देख लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हमारा चैली उसे कहता है तुमने जानबूझकर मुझे टोकन दिया था और मुझे कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। के बाद उस रे फॉर्मेशन की तरफ तुमने मुझे भेजा, जहाँ पर वो मुझे वहाँ पर ले गए, जहाँ पर मुझे पता चला कि सेक्टर पैट्रियार्च भी ट्रोल्स के साथ मिला हुआ है। चैली उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो मास्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मास्टर साथ ही उसे कहता है मुझे तो लगा था कि उस टोकन को लेने के बाद जब मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ से भाग जाओ, सीधे उस पोर्टल की तरफ जाओगे, लेकिन अफसोस तुम रास्ते में खड़े होकर दो खूबसूरत लड़कियों के साथ गप्पे लगा रहे थे। तुम्हारा चैली उसे कहता है तुम मुझे डायरेक्टली भी तो ये बात बता सकते थे कि इस वक्त तुम्हारे सेक्टर पैट्रियार्च सब में शामिल है। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? सेक्टर मास्टर उसे कहते हैं मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों के साथ वहाँ पर जो भी हो रहा है वो सब कुछ देखो और अपने कानों के साथ सुनो। तुम्हें पता है कि इस वक्त इंसानों और ट्रोल्स के दरमियान में जो फाइट है पिछले 10,000 साल से जारी है। पिछले 10,000 साल से हम लोग उनके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब इंसान कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पता है वो कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं? वो भी सिर्फ और सिर्फ इन कमीनों की वजह से, जो कि गद्दार हैं। वो अपनी ही जगह के ऊपर वो ट्रोल्स को लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पर लॉर्ड बना रहे हैं। डोंग डाफा और उसके साथ सेक्टर पैट्रियार्च, उन दोनों कमीनों को मैं मारने वाला था, लेकिन उन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर एक रे फॉर्मेशन को सेटअप किया और मुझे यहाँ पर डंजन के नीचे कैद कर दिया। मैं चैली उसे कहता है उन लोगों ने वहाँ पर बात की थी। वो लोग कह रहे थे कि वो कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए, जिसके लिए न्यू डिसाइपल्स की सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। डोंग डाफा मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। मुझे लगता है कि डोंग डाफा मुझे वहाँ पर लाजमी भेजेगा। तो पुराने सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि डोंग डाफा तुमसे नफरत करता है और वो तुम्हें वहाँ पर जरूर भेजेगा। इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ पर भेजना चाहता था ताकि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल सके। तुम्हारी फिजिकल बॉडी को देखकर लगता है कि तुम एक इनबॉर्न मार्शल आर्टिस्ट हो। लगता है कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस भी बनोगे, डाफा के दुश्मन भी हो। तो मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो चैली उसके सामने झुक जाता है और उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मुझे शुक्रिया बोल रहे हो, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लग रहा इस वक्त मेरे कितने ज्यादा करीब हो? मैं चैली उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर मुझे ये सब कुछ नहीं दिखाया होता, अगर तुमने मुझे नहीं दिखाया होता, वो टोकन नहीं दिया होता, तो मैं ट्रोल्स के प्लान के बारे में नहीं जान सकता था और शायद मैं भी उन लोगों की तरह सैक्रिफाइस में मर जाता। तो मुझे इस प्लान के बारे में नहीं बताते तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी पूरी आबादी यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर जितने लोग हैं वो ट्रोल्स के हाथों से मारे जाते हैं। यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। तो पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये बंदा देखो जरा, पता भी है कि यहाँ पर नए डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया जाने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पर आम जनता के बारे में सोच रहा है। लगता है कि वाकई में एक बहुत ही अच्छे दिल का मैट थंडर भी कहते हैं कि जान सेक्टर का पुराना लीडर हुआ करता था, यानी पैट्रियार्च हुआ करता था। चैनी से कहता है अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। तुमने वहाँ पर देखा है कि वो लोग उसके साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान बना रहे हैं। ये सभी गद्दार लोग उन ट्रोल्स को हमारे कंट्री में घुसाना चाहते हैं। हमारा चैनली वहाँ से बाहर निकलने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत में कियान रैन के पास आता है। तो कियान रैन उसे कहती है चैनली मुझे लगता है कि जैसा कि तुमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे भी नहीं लगता कि हम लोग उस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट होने से रोक पाएंगे। उस रे फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से सारे ट्रोल्स हमारे कंट्री के अंदर बॉर्डर को पार करके अंदर आ जाएंगे और सभी इंसानों को मार डालेंगे। चैनली उसे कहता है हम लोग भी यहाँ पर एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे सब कुछ चल रहा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे और अलॉन्ग द वे हम लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम लोग उनके प्लान को फेल कर सके। तो हमारा चैनली अपने पास एक पिल निकालता है और उसे कहता है ये की स्टेबलाइजर पिल है, अगर तुम इस पिल को खाओगी तो इससे तुम ब्रेक थ्रू कर सकती हो। मुझे लगता है कि इस पिल को खाने के बाद तुम इंटरमीडिएट जीनियस की स्टेज तक पहुंच जाओगी। तो कियान रैन उसे कहती है ये पिल तुझे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है और बहुत ज्यादा प्रेशियस भी है, तुम्हें यहाँ ये पिल कहाँ से मिल गई? चैनली उसे कहता है बस इसे रख लो, ये मत पूछो कि मैं इसे कहाँ से लेकर आया हूँ। कियान रैन उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। इस पिल को लेने के बाद मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने की और अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करूंगी। चैनली अपने पास एक फितर उसे देते हुए कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए सेक्टर को छोड़कर बाहर जाना होगा, मुझे बाहर जाना है ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना चाहता हूं इससे पहले कि लोग फ्रंटियर बॉर्डर के ऊपर पहुंचे। कियान रैन उसे कह दिया क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकते हो? क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ 14 साल की हो, 14 साल की उम्र में कोई भी कोर फॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंच सकता। तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हमारा चैनली उसे कहता है नहीं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें कर दिखाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक एक्सपर्ट बनकर आऊंगा। इसलिए हमें जांटियान सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरा सिटी होता है जिसका नाम डॉनशान सिटी होता है। तो हमारा चैनली डॉनशान सिटी की मेडिसिन हॉल में जाता है, जहाँ पर से वो जाकर चैनली वहाँ पर जाकर मेडिसिन हॉल के ओनर से कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए जहाँ पर एल्केमी ट्राइपॉड होना चाहिए, कॉल्ड्रॉन होना चाहिए, मुझे 3 दिन के लिए वो किराए पर चाहिए। तुम बताओ कि तुम्हें कितनी ज्यादा कीमत चाहिए?
करोगे? तो वो उसे कहता है तुम्हें 3 दिन के लिए वो चाहे तो तुम्हें कम से कम 500 इंफीरियर स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। तुम्हें यहाँ पर एक रूम 3 दिन के लिए मिलेगा। तुम्हारा चैनली अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पास उसकी थैली नहीं होती, क्योंकि जब उसे डंजन में बंद किया गया था तो उसके पास जो भी चीजें थी वो सारी की सारी मास्टर डॉग ने उसके पास से ले ली थी। तो वो कहता है जो तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरे पास तो क्रिस्टल है ही नहीं, अब मैं कहाँ से इसको पे करूंगा। इसी वक्त वहाँ पर हमारे लीजू आ जाती है। लीजू अपने पास एक मीडियम ग्रेड का क्रिस्टल निकाल कर सामने रखती है और कहती है ये एक मीडियम ग्रेड का क्रिस्टल है, 500 इंफीरियर ग्रेड के क्रिस्टल मांगे थे, उसके बदले में ये काफी रहेगा। चैनली उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरा पीछा ना किया करो। तो लीजू उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी, मुझे लगा ही था कि तुम अपने साथ पैसे लेकर नहीं आए होगे, इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर चली आई। मैं तो सिर्फ चेक करने के लिए आई थी, तो मैंने तुम्हारे यहाँ पर कीमत दे दिया, तुम जाकर उस रूम को यूज कर सकती हो। चैनली उसकी बात सुनने के बाद एक लंबा सांस लेता और कहता है एक मर्द जिसके पास पैसे ना हो वो भी कैसा मर्द है। नेक्स्ट सीन हमें उस रूम का दिखाया जाता है। हमारे चैनली को उसका किराए का रूम मिल जाता है जिसके अंदर एक ट्राइपॉड भी पड़ा होता है। सो ये ट्राइपॉड नहीं कार्डॉन करा पड़ा होता है। चैनली दरवाजा बंद करता है और उससे कहता है लीजू क्या मुझे तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर मुझसे चाहती क्या हो? मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? लीजू उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात सच्ची सच्ची बताती हूँ कि मैंने जांटियान सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ज्वाइन किया है। मेरा तुम्हारे लिए कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। और साथ ही उसे कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची में बताऊं तो मैं सिर्फ एक बात की वजह से तुम्हारे पीछे हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारे पास थंडर पावर्स हैं? थंडर की ऐसी स्पेशल पावर जो कि सिर्फ और सिर्फ थंडर की स्क्रिप्चर के अंदर लिखी हुई है। तुम्हारा चैनली उसे कहता है तुम यहाँ पर जिन थंडर की पावर की बात कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ थंडर किंग के स्क्रिप्चर के अंदर लिखी हुई है। तुमने उन लेजेंडरी एंशिएंट रिकॉर्ड्स को पढ़ा है। कहती है मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे पास वो थंडर पावर्स हैं। के साथ ही वो कहती है कहा जाता है कि थंडर किंग ने मरने से पहले एक स्क्रिप्चर लिखा था जो कि लेजेंडरी मार्शल टेक्निक के बारे में है। थंडर किंग के पास जितनी भी थंडर पावर्स की टेक्निक्स थी वो सारी की सारी उसने उस स्क्रिप्चर के अंदर लिखती थी और बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स थी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास भी थंडर फिजिक है, यानी कि तुम उस तरह की स्पेशल बॉडी रखते हो जो कि थंडर इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे मैनुअल को मास्टर कर सकता है। तो लीजू से कहती है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं तो वो ये बात है कि मेरे पास भी इस तरह की फिजिक है, यानी कि मैं भी वैसी फिजिकल बॉडी रखती हूँ जो कि थंडर लाइटनिंग को मास्टर कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि थंडर किंग का जो स्क्रिप्चर था उसका जो मैनुअल था वो हजारों साल पहले खो चुका है, किसी को भी नहीं पता कि वो अब कहाँ पर है। वजह से मेरे पास जो पावर्स है यानी कि मेरे पास जो स्पेशल फिजिक है, ये स्पेशल बॉडी है, ये किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मैं थंडर इलेक्ट्रिसिटी वाली किसी भी टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकती। चैनली उसे कहता है क्या तुम सिर्फ इसी वजह से मेरा पीछा कर रही थी? क्या तुम्हें इस बारे में जानना था क्या मेरे पास थंडर किंग के स्क्रिप्चर की कोई पावर्स है? तुम्हारा चैनली यहाँ पर हमें एक और बात बताता है कि वो मरा कैसे था। वो कहता है पिछली लाइफ में मेरे पास स्पेशल फिजिक थी जो कि अभी मेरे पास है, यानी कि थंडर वाली स्पेशल फिजिक। और उसके बाद थंडर किंग का स्क्रिप्चर का आधा हिस्सा मिला था जो कि पहला हिस्सा था। वो पहला हिस्सा मैंने अच्छे से मास्टर किया था, लेकिन मेरे पास क्योंकि दूसरा हिस्सा नहीं था इसी वजह से मैं ट्रेबुलेशन राम में पहुंचने से पहले वहाँ पर ट्रेबुलेशन को फेस नहीं कर पाया। तुम्हारा चैनली उसे कहता है लीजू मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने सीक्रेट्स के बारे में बताऊं। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर और ज्यादा जोर नहीं डालूंगी, ना ही तुमसे इस बारे में पूछूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं किसी न किसी दिन इस बात को साबित कर दूंगी तुम्हारे सामने कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा सोचती हूँ, तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचती, और उसके बाद तुम खुद ही मुझे बताओगे सारे सीक्रेट्स। के साथ ही अपने पास से पैसों की थाली निकालती है और चैनली के हाथ पर रखते हुए कहती है ये लो, इसमें काफी सारे पैसे हैं, अगर तुम मुझे यहाँ पर जवाब नहीं देते तभी मैं तुम्हें यहाँ पर देकर जाती, लेकिन तुमने यहाँ पर ऑनेस्टली मेरे सवालों के जवाब दिए हैं तो इसलिए मैं ये सारे स्टोन्स तुम्हें देकर जा रही हूँ, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी जड़ी बूटियां खरीदने के लिए। लीजू दरवाजा खोलती है और उसे कहती है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखना। और लीजू वहाँ से चली जाती है। लीजू के चले जाने के बाद हमारा चैनली वहीं पर बैठ जाता है, बैठकर वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था। वो कहता है अब यहाँ पर आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, मेरे माइंड भी बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट किया और फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक पिल बनानी होगी। इसके लिए मुझे एक स्पेशल पिल की जरूरत है जिसे कोर कोआगुलेशन पिल कहा जाता है। अगर वो पिल मैं बना लेता हूँ तो उसके साथ मैं बहुत जल्दी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। चैनली भी वहाँ पर आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है कि उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तुम्हारा चैनली उठकर जाता है, दरवाजा खोलता और कहता है कौन है? तो सामने एक लड़की होती है और उसके साथ कुछ और लोग होते हैं जो कि उसके सर्वेंट्स होते हैं और उनके हाथ में ट्रे होती है जिसके अंदर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स पड़ी होती है। चैनली उसे कहता है ये क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह नहीं आ सकते, मैंने यहाँ पर इतने सारे मेडिसिनल हर्ब्स बिल्कुल भी नहीं मंगवाए थे, ये मेरे तो बिल्कुल नहीं लगते। इसी के साथ ही वो लड़की उसे किक मारती है। तुम्हारा चैनली बड़ी स्पीड के साथ उसकी किक को अवॉइड करता है और उसे कहता है ये क्या कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रही हो? तो वो लड़की चैनली से कहती है अब ये रूम मेरा है इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तो स्टोर का ओनर भी वहीं पर होता है। चैनली उसे कहता है बॉस ये क्या, मैंने यहाँ पर तुम्हें एडवांस में पेमेंट की थी, एडवांस में पेमेंट करने का मतलब यह है कि ये रूम अब मेरा है, 3 दिन के लिए इस रूम को मैं यूज कर सकता हूँ। क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह बिजनेस करते हो? तुमने इस लड़की को ये रूम कैसे दे दिया? स्टोर ओनर से कहता है प्लीज मेरे दोस्त मिस जू है, ये बहुत ही स्पेशल है, इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पिल बनाने वाली है जिसे पर्पल एपीफाइलम पिल कहा जाता है। इनके पास एपीफाइलम फ्लावर है, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं किया, नए पिल को बनाना स्टार्ट किया है, क्यों ना तुम एक दिन के लिए बाहर चले जाओ और जो पिल बना ले उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें 4 दिन के लिए यहाँ पर रुकने दूंगा। चैनली उस एपीफाइलम फ्लावर की तरफ देखता और कहता क्या तुम वाकई में यहाँ पर पर्पल एपीफाइलम एलिक्सर बनाने वाली हो? क्या तुम इस फ्लावर को यहाँ पर रिफाइन कर सकती हो? चैनली उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है, कहता है कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसको रिफाइन कर सकती हो। लड़की उसे कहती है क्या मतलब है, तुम यहाँ पर मेरे पर हंस क्यों रहे हो? तो मेरा चैनली उसे कहता है तुम्हें पता है कि तुम जिस रूम को यूज करने वाली हो यहाँ
पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 की फायर अरे फॉर्मेशन है। तुम यहाँ पर इतने सारे प्रेशियस मटेरियल्स को जाया कर दोगे अगर तुम यहाँ पर पिल बनाने की कोशिश करोगी तो। मिस जू से कहती है मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, ये एक अर्जेंट मैटर है, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पर ट्राई करने दो। तुम्हारा चैनल से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए ये पिल बनाना चाहती हो और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी है क्योंकि तुम इमरजेंसी में हो। तो मुझे एक तरीका आता है जिसकी मदद से तुम्हारे जो मटेरियल्स वेस्ट नहीं होंगे। अगर तुम मेरे साथ रूम को शेयर करो तो मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा। तो मिस जूस की बात सुनने के बाद उसे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा, तुम्हारे जैसा एक लड़का जो कि खुद भी यहाँ पर की रिफाइनिंग स्टेज पर है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एपीफाइलम फ्लावर के एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और इस पिल को सक्सेसफुली बना सकते हो। चैनल उसे कहता है तुमने इस अल्केमी रूम को देखा है, तुम्हें यहाँ पर इस पिल को बनाना है तो फिर मेरे साथ मिलकर इस पिल को बनाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर रूम छोड़कर नहीं जाने वाला। अगर मैं यहाँ पर रूम को छोड़कर नहीं जाता तो तुम्हारा ये फ्लावर वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर पिल भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आती है लेकिन फिर साथ उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम वाकई में इसके एसेंस को निकाल सकते हो। अगर तुम इसके एसेंस को निकाल सकते हो तो जो कीमत तुम मुझे कहोगे मैं वो कीमत तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम इसके एसेंस को नहीं निकाल पाए तो फिर मैं यहीं पर इसी कमरे में तुम्हें मार डालूंगी। वहाँ चैनल से कहता हाँ क्यों नहीं, हमारी डील हुई। और साथ ही उसे कहता है चलो कमरे के अंदर आ जाओ और ठीक है मैं तुम्हें इस एपीफाइलम फ्लावर की एसेंस को निकाल कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ एक रूम में आना पड़ेगा। तो एंड पेपर वो दोनों में डील हो जाती है। तुम्हारा चैनल से लेकर रूम के अंदर आता है तो वो रूम के अंदर जाती है तो बाकी के सारे नौकर भी अंदर आने लगते हैं। चैनल उनसे कहता है तुम सभी लोग सारे मटेरियल्स को यहीं पर दरवाजे पर छोड़ दो, तुम सभी लोग अंदर नहीं आ सकते, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। मिस जू अपने सारे नौकरों से कहती है ठीक है तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा चैनल दरवाजा बंद करता है और उसे कहता है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद ही करने वाला हूँ। कहती है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इसके एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो मेरा चैनल सीधा अपने कॉल्ड्रॉन की तरफ जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है इसको लड़की को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस एपीफाइलम फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को नहीं निकाल सकता, सॉरी एसेंस को नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता। मेरी पिछली लाइफ में एक बहुत ही हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट मेरे पास आया था, वो भी एपीफाइलम फ्लावर को मेरे पास लेकर आया था क्योंकि उसे पता था कि इस एपीफाइलम फ्लावर के कोर की एसेंस को निकालने के लिए थंडर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और मेरे पास थंडर लाइटनिंग की पावर है। चैनल जाकर कॉल्ड्रॉन के ऊपर से ढक्कन को हटाता है तो मिस जू वहाँ पर आती है और आकर बड़ी आराम के साथ मटेरियल्स को उसके अंदर डाल रही होती है, बड़ी प्यार के साथ मटेरियल्स को अंदर डाल रही होती है और उसके बाद वो नीचे आग को जलाती है और उस कॉल्ड्रॉन को रेडी करते हैं और उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि वो लोग यहाँ पर एक एल्केमी की पिल बना रहे हैं, कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए होती है जहाँ पर किसी को सेव करने के लिए होने वाली है। मिस जू वहाँ पर उस फायर को कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो सही तरीके से पिल बना सके, जबकि हमारा चैनल दूर खड़ा सोच रहा होता है कि ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा एरोगेंट दिखाई देती है लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि पिल बनाने में काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी के सारे मटेरियल्स के पिघल जाने के बाद वो एपीफाइलम फ्लावर को ऊपर की तरफ उछालती है ताकि उस फ्लावर को अंदर से एसेंस को निकालकर उसके ड्रॉप को यानी कि एसेंस के ड्रॉप को उस कॉल्ड्रॉन के अंदर डाला जा सके। तो वो चैनल से कहती है अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा चैनल कहता है हाँ ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई मुश्किल काम होने वाला है। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी 2 उंगलियों को नीचे की तरफ करता है और ऊपर से थंडर लाइटनिंग को उसके ऊपर गिराता है। तो जैसे थंडर लाइटनिंग उसके ऊपर गिरती है वहाँ पर एक जबरदस्त थंडर शॉक पैदा होता है जिसकी वजह से वो थंडर लाइटनिंग की वजह से वो फ्लावर जो होता है वो जल जाता है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। ये देखकर मिस जू बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कमीने ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे एपीफाइलम फ्लावर को यहाँ पर जला दिया है। फ्लावर मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है और तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हो, तुम इसके एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे फ्लावर को वेस्ट कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरा चैनल से कहता है जरा रुको तो सही, तुम्हें यहाँ पर वो जला हुआ फ्लावर दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें वहाँ पर एसेंस का ड्रॉप नहीं दिखाई दे रहा। वो दोनों साइड के ऊपर देखते हैं। चैनल से कहता है वहाँ पर देखो, जले हुए फ्लावर के नीचे से एक छोटा सा पानी का कतरा निकलता है, वही उस फ्लावर का एसेंस होता है। तो वो कहता है ये उसका नाइट एपीफाइलम का एसेंस है। मिस जू से कहती है तुमने तो वाकई में कर दिया, अगर कोई ग्रेड 7 की रे फॉर्मेशन होती तो वो भी यहाँ पर इसके अंदर से एसेंस को नहीं निकाल पाती। चैनल से कहता है क्या तुम्हें अब मेरे पर यकीन हुआ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता बल्कि तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ। बाद जब उनकी पिल कंप्लीट होती है तो पिल वहाँ पर कॉल्ड्रॉन के अंदर से बाहर निकलती है। तो वो कहती है लो तुम्हारी नाइट एपीफाइलम पिल तैयार हो चुकी है। चैनल उस पिल के बनने के बाद उस पिल को देखता है और कहता है ये तो सिर्फ एक सुप्रीम लेवल की पिल है, लगता है कि तुम्हें अपने एल्केमिक स्किल्स को इंक्रीज करने की जरूरत है, तुम्हारे पास अभी इतने ज्यादा स्किल्स नहीं है कि तुम एक हाई ग्रेड की पिल बना सको। इस तरह के एपीफाइलम एसेंस को तुमने यूज किया है, इसको यूज करते हुए तो तुम यहाँ पर लेजेंडरी एलिक्सर भी बना सकती थी। तो मिस जो उस पिल को लेती है और बॉक्स के अंदर रख लेती है और उसे कहती है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसके बदले में मुझसे क्या चाहिए, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। चैनल से कहता है तो सबसे पहले तो मुझे फ्रंटियर के ऊपर बहुत ही जल्दी जाना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत है, मुझे जड़ी बूटियां चाहिए ताकि मैं अपने लिए पिल्स बना सकूं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। मिस जू से कहती है ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें जड़ी बूटियां दे सकती हूँ। फिर साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए एक पिल बनानी है जिसे कोआगुलेशन पिल कहते हैं, तो मेरी मदद करोगी तो मैं इस पिल को जल्दी से बना लूंगा और उसके लिए भी मुझे काफी ज्यादा प्रेशियस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसे कहती है अच्छा ठीक है। वो अपने पास एक टैबलेट निकालती है और कहती है मैं मेडिसिन एसोसिएशन की मिस हूँ, तो मुझे लगता है कि इस टोकन की मदद से तुम हमारी किसी भी शॉप के ऊपर जाकर फ्री इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो जहाँ पे तुम्हें अच्छे से डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे बताओ कि इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए। तुम्हारा चैनल से कहता है तो वाकई में बहुत ज्यादा जेनरस, अब मैं तुमसे और क्या मांगू। तो वो कहती है तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने मुझे पिल बनाने में मदद की है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी तरह से मदद करने को तैयार हूँ। साथ ही वो वहीं पर बिस्तर के ऊपर ही बैठ जाती है। हमारा चैनल से कहता है जी क्या तुमने तो पिल बना लिया, अब तुम यहाँ से जा नहीं रही, तो लगा था कि तुम्हें किसी की जान बचाने के लिए जल्दी से
जल्दी जाना है, इसी वजह से तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कर रही थी। उसे कहती है लेकिन इस बिल को बनाने के दौरान मेरी बहुत सारी एनर्जी जाया हो गई है, जिसकी वजह से अब मैं काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हूँ, तो मैं यहीं पर लेटने वाली हूँ। और वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर और क्या करने वाले हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर एक मुझे बहुत ही कमाल का नजारा दिखाया है और अब देखती हूँ कि तुम यहाँ पर कौन सी बिल बनाने वाले हो। चैनली उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर रेडी होता हूँ, तो तुम भी यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हारा चैनली सीधा कॉल्ड्रॉन के पास जाता है, जाकर देखता है इसकी फायर तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर साथ ही उसे कहता है चलो जल्दी से सारे मटेरियल उठाकर लाओ, जहाँ पर इस कॉल्ड्रॉन के अंदर डाल दो। वो उसे कहती है क्या मैं तुम्हें कोई नौकरानी दिखाई देती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे मटेरियल्स क्यों उठाऊंगी। चैनली उसे घूर कर देखता है तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई। आगे बढ़ती है, जाकर सारे मटेरियल्स को उठाती है और उठाकर जाकर उसके पास लेकर आती है। तुम्हारा चैनली उसे कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, तुम वाकई में एक बहुत अच्छी नौकरानी हो। जबकि मिस जू से कहती है बस भी करो, अगर तुमने वो फिल्म बनाने में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ पर अभी तक तुम्हें मार चुकी होती। उसके बाद हमारा चैनली उस सारे मटेरियल्स की ट्रे को उठाकर उस कॉल्ड्रॉन के अंदर डाल देता है। वो बस ऐसे ही उसको उठाकर वहाँ पर उसके अंदर फेंक देता है। चुराकर उसे कहती है तुम्हें तो अल्केमी के रूल्स के बारे में पता ही नहीं है, इन मटेरियल्स को एहतियात के साथ इसके अंदर डालो, जबकि तुमने पूरी की पूरी ट्रे को इसके अंदर उलट दिया है। हमारा चैनली उसे कहता है मैं तो इसी तरह पिल्स बनाता हूँ, मैं इस बात से कोई मसला है, अगर तुम्हें कोई मसला है तो जाओ यहाँ से चली जाओ, मैं तो इसी तरह पिल बनाने वाला हूँ। हाँ चैनली जब उस कॉल्ड्रॉन के अंदर मटेरियल्स डाल देता है तो मटेरियल्स डालने के बाद वो वहाँ पर आग को कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि मिस जू से कहती है तुमने यहाँ पर अपने सारे मटेरियल्स को वेस्ट कर दिया है, तुमने सारे मटेरियल्स की डिसरिस्पेक्ट किया, इसी वजह से अब यहाँ पर कोई भी पिल नहीं बनने वाली है, तुम्हारा तरीका भी गलत है। चैनली उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरा तरीका यहाँ पर गलत है। तो वो अपने हाथ के ऊपर अपनी लाइटनिंग को रिलीज करता है, कहता बस देखती जाओ। तुम्हारा चैनली अपने हाथ के ऊपर अपनी पाम बनाता है और उसके साथ लाइटनिंग को रिलीज करते हुए उस कॉल्ड्रॉन की फायर वाली जगह के ऊपर अपनी लाइटनिंग को डालता है, तो उस कॉल्ड्रॉन के अंदर जबरदस्त लाइटनिंग निकलती है। जबरदस्त लाइटनिंग के साथ ही हमारे चैनली के हाथ में एक पिल निकल आती है। तुम्हारे चैनली के पास एक पिल है, कहती है ये तो एक कोर कोआगुलेटर पिल है, कैसे हो सकता है, तुमने कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी की पिल को कैसे बना लिया, वो भी इतने बुरे तरीके के साथ। तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने एक पिल को बना लिया है। मिस जू सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर सोच रही होती है मैं यू जिंग जिंग, मैं अल्केमी एसोसिएशन के लीडर की बेटी हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस तरह की अल्केमिस्ट मैंने क्या पहले कभी परफॉर्म होते नहीं देखी, लेकिन इस लड़के ने जहाँ पर बड़ी आसानी के साथ एक कोआगुलेटर पिल को बना लिया है। इसका मतलब यह है कि असली के मास्टर्स दुकानों पर नहीं होते, बल्कि इस तरह के छुपे होते हैं। के साथ मिस जू से कहती है चैन प्लीज मुझे माफ करना, थोड़ी देर पहले मैं तुमसे बहुत ही रूडली बात कर रही थी, तो उससे पहले मैं तुम साथ बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात की थी। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम कभी भी हमारी मेडिकल एसोसिएशन में आ सकते हो, वहाँ पर आने के बाद तुम मुझे मेरे बारे में पूछ सकते हो, फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा। तुम्हारा चैनली उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, और वो वहाँ चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा चैनली कहता है अब जबकि मैंने पिल बना ली है तो क्यों ना यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया जाए। तो हमारा चैनली वहीं पर बैठ जाता है, बैठने के बाद उस पिल को पकड़ता है, उसको खा जाता है। चैनली जब कोआगुलेटर पिल को खाता है तो उसी के साथ वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, साथ ही अपनी लाइटनिंग को रिलीज करके हाथ के ऊपर एक एनर्जी बॉल बनाता है। चैनली कहता है मैं अभी तक यहाँ पर अपनी पीक तक पहुंच चुका हूँ, की रिफाइनिंग स्टेज के पीक पर पहुंच चुका हूँ, बहुत ही जल्दी मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच जाऊंगा। पिल की मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। इसी के साथ ही वहाँ पर अपने हाथ में एनर्जी बॉल को फिर बड़ा करता है, और इसी के साथ एनर्जी को जब वहाँ पर रिलीज करता है तो उसकी पूरी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो सारी एनर्जी उसकी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाती है। साथ ही हमारा चैनली ने जहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, अब वो एक कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुका है। चैनली वहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के बाद वापस उसी मास्टर के पास आता है। चैनली डंजन में आता है और उसे कहता है मास्टर तुमने यहाँ पर मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है, क्या डोंग डाफा कुछ करने वाला है। मास्टर उसे कहता है डोंग डाफा बहुत ही जल्दी डंजन में आएगा तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, वो तुम्हें बॉर्डर के ऊपर भेजेंगे, इसके लिए वो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं होगे तो उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। मास्टर उसे देखकर कहते हैं तो इम्पॉसिबल है, तुमने कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया, ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी उम्र कितनी है। चैनली उसे कहता है मैं नेक्स्ट मंथ 15 का होने वाला हूँ। उसकी बात सुनने के बाद और भी हैरान होते हैं और साथ ही खुश भी होते हैं और कहते हैं यानी कि तुम 14 साल के और तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुके हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, इतना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम उससे भी ज्यादा अच्छे निकले। है कि अब मुझे यहाँ पर अपने प्लान को चेंज करना होगा, हम लोग वक्त रखते हुए यहाँ पर उस कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट होने से रोक सकते हैं। कहते हैं चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हमारा चैनली उसे कहता है हाँ मास्टर मुझे बताएं कि मैं आपकी यहाँ पर कैसे मदद कर सकता हूँ और आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग